हम आज कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम? आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स विच इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी. सो द चैप्टर नेम इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. पूरा चैप्टर हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ेंगे. एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रीड करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. मतलब जितना नीट के लिए, जितना हम लोगों के मार्क्स लेके आने के लिए सफिशिएंट है, उतना पार्ट हम लोग करेंगे. तो आज है हम लोगों का इसका लेक्चर नंबर 1 और बैच है आप लोगों का ये B08. चलो, अब सबसे पहले क्या कोई मेरे को एक छोटी सी डेफिनेशन बता सकता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसपोर्टेशन? मैम किसी भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होना फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया. हाँ, मतलब किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट करना, ट्रांसपोर्ट कराना या ट्रांसफर करना, उसी को ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं. अब एक चीज यहाँ पे देखो, अब हम पढ़ने वाले प्लांट फिजियोलॉजी, तो हर एक चीज आप लोगों को प्लांट से रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा. हर एक चीज प्लांट से आप लोग रिलेट करके पढ़ोगे. तो अब आप लोगों को क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन में, प्लांट्स में मेरे को ये बताओ, प्लांट्स के अंदर अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं, क्या मैं प्लांट को उठा के एक जगह से एक जगह पे ट्रांसपोर्ट कर रही हूँ? ऐसा नहीं. प्लांट्स के अंदर क्या चीज मैं ट्रांसपोर्ट करा रही हूँ? क्या चीज मैं ट्रांसपोर्ट फूड करा एंड सकती मिनरल्स. फूड, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स. हूँ? है ना. फूड ट्रांसपोर्ट करा सकती हूँ मैं, वाटर ट्रांसपोर्ट करा सकती हूँ, मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करा सकती हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आयंस, ये सारी चीजें मैं ट्रांसपोर्ट करा सकती हूँ. अभी मेरे को जरा ये बताओ, फूड कहाँ पे बनता है हमारे प्लांट्स में? हम लीव्स में. नहीं ना. जहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट हो. मतलब लीव्स में बनता है. और वाटर कहाँ पे होता है? रूट्स में. में. मैम कौन से चैप्टर पढ़ा रहे हो? बेटा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ा रहे हैं हम लोग. रूट्स में बनता है. तो अब देखो, रूट्स के हम वाटरिंग जब करता है तो वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम होता है रूट्स का. होता है नहीं होता है? हम वाटर के लीव्स के ऊपर भी, उसके स्टेम के ऊपर भी वाटर डाल देते हैं, लेकिन वो वाटर उससे प्लांट को नहीं मिल पाता है. प्लांट को वाटर मिलता है सिर्फ रूट से. अब रूट से वाटर को लीफ में भी जाना है, स्टेम में भी जाना है. उसका जितनी हाइट मेरे प्लांट की है, उसकी हाइट की एक एक टिप तक वाटर को जाना है. फूड बन रहा है लीव्स में, लीफ से फूड को पूरे स्टेम में भी जाना है, रूट तक भी जाना है. तो ट्रांसपोर्टेशन तो लगेगा ना. यस मैम. लगेगा ना ट्रांसपोर्टेशन. तो यही होता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में मेरे को क्या क्या ट्रांसफर कराना है? फूड ट्रांसफर कराना है, वाटर ट्रांसफर कराना है, मिनरल्स ट्रांसफर कराने हैं, प्लस हॉर्मोन्स भी ट्रांसफर कराने होते हैं. बिकॉज इसी में हम सबसे लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब प्लांट फिजियोलॉजी में, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स. ऑक्सिन्स हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया. तो ये हॉर्मोन्स भी प्लांट के एक पार्ट में बनता है और उस पार्ट से दूसरे दूसरे पार्ट्स में ट्रांसफर होता है. तो कोई भी अगर बात करता है ट्रांसपोर्ट कराने की, तो 4 चीजों को ट्रांसपोर्ट कराना है. अभी आप लोगों ने मेरे को सिंपली बोला कि मैम फूड जो होता है वो बनता है लीव्स में, और वाटर जो होता है वो होता है हमारा रूट्स में. तो अब इनको ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, जैसे हमारे पास अगर मेरे को क्या करना है, मेरे को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, तो मैं किसी ना किसी मीन्स का यूज करूंगी, किसी ना किसी मीडियम का यूज करूंगी. तो ट्रांसपोर्ट, प्लांट्स के पास तो कोई है ना, प्लांट्स के पास कोई कार बाइक थोड़ी ना है कि बाइक के ऊपर उन्होंने फूड लोड किया और वो आपका लीव से निकल के रूट्स में आ गया, रूट्स के ऊपर कार में वाटर लोड किया, वहां से ऐसा नहीं होगा ना वहां पे. लेकिन कुछ ना कुछ मीडियम्स होंगे. तो वहां पे जो मीडियम्स होंगे वो डिपेंड करेंगे. अब आप सपोज करो, मेरे को अपने घर से निकल के कहाँ तक जाना है, वो 1 या 2 किलोमीटर की डिस्टेंस तक जाना है, तो मैं प्रेफर करूंगी कि मैं पैदल चली जाऊं वहां पे, है ना. यस मैम. या फिर मैं प्रेफर करूंगी कि मैं स्कूटी से जा सकती हूँ. वैसे 1-2 किलोमीटर जाने में कोई स्कूटी वगैरह इन सब चीजों का यूज, साइकिल से मैं जा सकती हूँ. तो अगर मेरे को शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन कराना है, तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन कराने के लिए मेरे को ज्यादा मीडियम की तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना किसी. नो मैम. वहां पे सिर्फ एक रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी कि सपोज करो मेरे को ना क्या हुआ है कि मेरे पेन फिनिश हो गए. अभी मेरे घर के जस्ट साइड में ही एक शॉप है, मैं वहां से जाके पेन खरीदने जा रही हूँ. तो मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास पेन फिनिश हो गए, तो मैं पेन लेने के लिए वहां पे चली जाऊंगी.
ठीक है। ऐसे ही मेरे पास क्या है, एक सेल यहाँ पे है और एक सेल यहाँ पे, मतलब दो सेल बहुत क्लोजली कांटेक्ट में है। एक सेल के पास ज्यादा वाटर है, एक सेल के पास कम वाटर है। तो ज्यादा वाटर जिसके पास है उसने अपना थोड़ा सा वाटर दूसरी वाली सेल को दे दिया। तो ये शॉर्ट ट्रांसपोर्ट हो गया या नहीं हो गया? यस मैम। यस मैम। हुआ ना। तो ऐसे ही हमारा मीडियम में दो तरीके से होंगे। देखो, एक तो हो सकता है आपका यहाँ पे डिफ्यूजन, जिसको समझ नहीं आएगा तो प्लीज बता देना कि मैम यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। डिफ्यूजन हम लोग करा सकते हैं। का चैप्टर है। हाँ जी, क्या बोल रहे हो बेटा? ये 11th का चैप्टर है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स 11th का ये चैप्टर है। तो यहाँ पे मैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस करा रही हूँ। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस कराने के लिए मेरे को किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस क्या रिक्वायरमेंट है, एक जगह पे अमाउंट ज्यादा होनी चाहिए, एक जगह पे अमाउंट कम होनी चाहिए। जहां पे ज्यादा है वहां से ऑटोमेटिकली वो कम की साइड शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन अगर मेरे को कराना है लॉन्ग डिस्टेंस वाला, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, मतलब मेरे को अपने घर से दिल्ली आना है, तो मैं अब ये थोड़ी ना कि ऐसे ही पैदल आने लग जाऊंगी कि चलो वॉक करते करते पहुंच जाऊंगी। ऐसा नहीं होगा ना। एक मीडियम मैं यूज करूंगी, कोई बस, ट्रेन, बाइक या फिर कार, कुछ ना कुछ चीज यूज करूंगी। ऐसे यहाँ पे लीव्स और रूट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा या नहीं होगा? यस। तो वो हमेशा क्या कराएंगे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में अगर मेरे को वाटर का ट्रांसपोर्ट कराना है तो वाटर का ट्रांसपोर्ट कराने के लिए मैं यूज करूंगी जाइलम का। और अगर मेरे को फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट कराना है तो मैं यूज करूंगी फ्लोएम का। अब आप लोगों को पता है ये जाइलम और फ्लोएम क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम हमारे टिश्यूज हैं जो प्लांट्स के अंदर ऑटोमेटिकली प्रेजेंट होता है। सॉर्टेड यहाँ तक? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट, और लॉन्ग डिस्टेंस में होता है एक लॉन्ग डिस्टेंस तक जाना फूड को लेके। इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्लियर बच्चा वाटी यहाँ तक? यस मैम। चलो, हाँ जी। मैम जब हम छोटी क्लासेस में हमने ट्रांसलोकेशन पढ़ा था तो उसमें केवल फूड का ट्रांसपोर्ट पढ़ा था इसके थ्रू। उसको सिर्फ फूड का ट्रांसपोर्ट उन्होंने बोला था, लेकिन ट्रांसलोकेशन सिर्फ फूड को नहीं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं जब हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कराते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ओके। ठीक है। अब एक और चीज याद रखना, देखो जो जाइलम होता है ना हमारा, इन नोट्स, इन पॉइंट्स को ना नोट डाउन करते रहना। जाइलम हमेशा यूनिडायरेक्शनल काम करता है, यूनिडायरेक्शनल, जबकि फ्लोएम जो होता है हमारा बाई डायरेक्शनल काम करता है, या फिर मल्टी डायरेक्शनल भी ये हो सकता है। फ्लोएम सिर्फ और सिर्फ फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट कर सकता है प्लस मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ठीक है। और इसके साथ साथ हॉर्मोन्स का भी कर सकता है। तो अगर आपसे पूछे जाइलम किस किस का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जाइलम आपके वाटर का, मिनरल्स का और हॉर्मोन्स का, तीनों चीजों का ट्रांसपोर्ट कर सकता है। लेकिन वो ट्रांसपोर्ट सिर्फ यूनिडायरेक्शनल करेगा। मतलब सपोज करो मेरे को अपने घर से दिल्ली जाना है, तो मैंने एक ऐसी कार रेंट पे ली, जो कार मेरे को, मतलब जो ड्राइवर है वो मेरे को ये बोल रहा है कि मैं आपको दिल्ली तक ड्रॉप कर दूंगा लेकिन वापस लेके नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। मैं आपको यहाँ से दिल्ली तक ड्रॉप कर सकता हूँ लेकिन वापस नहीं लेके आऊंगा, तो मैं ऐसी कार नहीं प्रेफर करूंगी ना। अब मैं कौन सी वाली कार प्रेफर करूंगी, जो मेरे को दिल्ली तक भी लेके और दिल्ली से वापस अपने घर पे भी लेके, मतलब बाई डायरेक्शनल फ्लो दिखा पाए, बाई डायरेक्शन ट्रांसपोर्ट। तो फूड का ट्रांसपोर्ट हमेशा बाई डायरेक्शन होता है। सपोज करो मैंने क्या किया, प्लांट के एक पर्टिकुलर पार्ट में फूड को ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब वो जो पार्ट है, सपोज करो कोई लीफ है, वो लीफ हमारी बेचारी जा रही है सेनेसेंस में। सेनेसेंस का मतलब होता है लीफ की एज फिनिश हो चुकी है, लीफ हमारी डेथ होने लग रही है लीफ की। अब मैं क्या करूंगी, उससे सारे के सारे फूड को वापस से बुला लूंगी कि अब उसके पास जितना भी फूड है वो वापस दे दो, ताकि हमारे पास और ज्यादा फूड बन जाए। लीफ अपने पास फूड को स्टोर भी करके रखती है, तो इसलिए वो बाई डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल हो सकता है इजीली। इतने पॉइंट समझ में आए हो तो अब जरा आप लोग एनसीईआरटी पे पढ़ लो, एनसीईआरटी क्या लिखती है। लिखो, एनसीईआरटी अपनी 11th क्लास की बुक लेके बैठे हो ना,
जैसे जैसे मैं हाईलाइट करूंगी ना, हाईलाइट करते चलना मेरे साथ साथ। देखो, लिखो सबसे पहले, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर रीच द टॉप ऑफ टॉल ट्रीज। मतलब हम लोगों ने देखा ना, इतनी बड़ी बड़ी हाइट के ट्रीज होते हैं, उनके बिल्कुल टॉप तक वाटर कैसे पहुंच जाता है। एंड फॉर दैट मैटर हाउ, अब वो मैटर करता है कि वो कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ है। एंड व्हाई सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर, सब्सटेंस एक सेल से दूसरे सेल में क्यों ट्रांसपोर्ट होता है। वेदर ऑल सब्सटेंसेस मूव इन अ सिमिलर वे, क्या सारे सब्सटेंसेस एक ही वे में चलते हैं, मतलब सेम ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। क्या यहाँ पे कोई मेटाबॉलिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है? क्या आप लोगों ने सारी चीजें सोची है कभी? प्लांट्स क्या है, प्लांट्स के अंदर नीड टू मूव मॉलिक्यूल्स ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, मच मोर देन एनिमल्स डू, बिकॉज एनिमल्स की हाइट को प्लांट्स की हाइट को अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा हाइट प्लांट्स की होती है ना। वैरी करती है, छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं, लेकिन प्लांट्स की हाइट तो बहुत हाई तक जा सकती थी, एनिमल्स की नहीं होती है ना। और एनिमल्स की बॉडी के अंदर तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, प्लांट्स के पास तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं होता, इसलिए उनकी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है, एनिमल्स की बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता। एनिमल्स की बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लियर? They also do not have a circulatory system in place. Water taken up by the roots, जो roots हमारे water को ले रही हैं, उसको क्या करना है, अब उनको सारे plant के parts में transport करना है, up to the very tip of the growing stem, growing stem की छोटी से छोटे टिप तक भी ट्रांसपोर्ट करना है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो फूड सिंथेसाइज हो रहा है हमारी लीव्स में, हमें वो भी रूट की टिप्स तक लेके जाना है, जो रूट्स हमारी सॉइल के अंदर एम्बेडेड है, वो उसके बिल्कुल एक एक छोटे से छोटे कॉर्नर तक मेरे को फूड ट्रांसपोर्ट करना है। जो हमारा फूड का मूवमेंट या वाटर का मूवमेंट शॉर्ट डिस्टेंस हो रहा है, मतलब सेल टू सेल हो रहा है, देखो लाइन लिखा हुआ है, विद इन सेल जो ट्रांसपोर्ट होता है क्रॉस द मेम्ब्रेन एंड फ्रॉम सेल टू सेल विद इन द टिश्यूज हैज आल्सो टू टेक प्लेस। To understand some of the transport processes that take place in plant, one would have to recollect one's basic knowledge about the structure of cell, anatomy of plant body. We also need to revisit our understanding of diffusion, besides scaling। ये सब बकवास बातें हैं, इनको मत लिखना। अब तक सिर्फ हम लोगों को ये समझ में आया कि हमें क्या चाहिए, प्लांट के हर एक पार्ट को वाटर चाहिए, प्लांट के हर एक पार्ट को फूड चाहिए। अब हमें पता है फूड कहाँ बनता है, वाटर कहाँ बनता है, हमें क्या करना है, उसको प्लांट्स की पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराना है। एक सेल से दूसरे सेल में कराएंगे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस वाला को तो ट्रांसलोकेशन हम बोल देंगे। क्लियर? हमें इस क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि why substance move from one cell to other। इन्होंने बोला कि सब्सटेंसेस की हमें क्यों रिक्वायरमेंट है कि सब्सटेंस एक सेल से दूसरे सेल में जाए। क्या सारे सब्सटेंसेस एक ही डायरेक्शन में मूव करना जरूरी है? क्या उनके लिए कोई एनर्जी भी जरूरी है? क्या उनके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? ये क्वेश्चंस है कि आप लोगों ने कभी ये चीज वंडरिंग किया है या नहीं किया है, वो बोल रहे हैं आपका। क्यों फूड सारा एक ही सेल, मतलब कोई भी सब्सटेंस है वो एक ही सेल तक क्यों नहीं रह सकता, उसको एक सब्सटेंस को एक सेल से दूसरे सेल तक हमें क्यों भेजना पड़ रहा है, वो ये चीज बोल रहा है। चलो देखो, when we talk of the movement of substances, we need first to define what kind of movement we are talking about and also what substances we are looking at। जब भी हम substance का movement पढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम किस टाइप का मूवमेंट करा रहे हैं। किस टाइप का मूवमेंट का मतलब हो गया, यूनिडायरेक्शनल करा रहे हैं या बाई डायरेक्शनल करा रहे हैं, ये पहला पॉइंट आप चेक करोगे। सेकेंड पॉइंट आप चेक करोगे कि मूवमेंट किसका करा रहे हो, वाटर का करा रहे हो, गैस का करा रहे हो, फूड का करा रहे हो, मिनरल्स का करा रहे हो, किस चीज का करा रहे हो। ठीक है। एंड ट्रांसपोर्टेशन मेनली फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर होता है। सब्सटेंस that would need to be transported are water, minerals, organic nutrients and plant growth regulators। What are the plant growth regulators बच्चों? ग्रोथ हॉर्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, जो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जरा इस लाइन को हाईलाइट करो, ये वाली लाइन, कि हम लोग ट्रांसपोर्ट किस किस का कराएंगे। अगर मेरे को शॉर्ट डिस्टेंस वाला कराना है, स्मॉल डिस्टेंस वाला कराना है, तो वहां पे मैं डिफ्यूजन करा सकती हूँ या फिर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू करा सकती हूँ। ठीक है, और अगर मेरे को लॉन्ग डिस्टेंस वाला कराना है तो लॉन्ग डिस्टेंस में मेरे को वेस्कुलर सिस्टम्स का यूज करना पड़ेगा,
मीन्स जाइलम और फ्लोएम का यूज करना पड़ेगा। लॉन्ग डिस्टेंस वाले को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे, सप्लीमेंटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो डिफ्यूजन वगैरह होता है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक टाइप से होता है, मतलब फूड का बहुत जल्दी ट्रांसपोर्टेशन ये करा देते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। यहाँ तक समझ में आया सबको? शीतल, शाइमा, श्रुति, यस मैम। प्रियंका, प्रिया, प्रेरणा, पायल, परम, Yes, निशिता, ma'am. मधु, कीर्ति। Yes. कोई भी बच्चा क्लास में Yes, सोएगा ma'am. नहीं, बिकॉज सोने वाला टाइम गया, अभी सिर्फ पढ़ने वाला टाइम है। तो ये तो हुआ हमारा यहाँ पे एनसीईआरटी रीड। अभी जरा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है। As important aspects that need to be considered is the direction of transport। जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया कि किस टाइप का आप मूवमेंट करा रहे हो, मतलब यूनिडायरेक्शनल है या फिर बाई डायरेक्शनल है। अगर मेरे को रूटेड प्लांट्स देखना है, रूटेड प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट इन जाइलम, जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट कराएगा? वाटर एंड मिनरल्स का, जो कि हमेशा कैसा होगा? यूनिडायरेक्शनल होगा। रूट से सिर्फ स्टेम तक जाएगा, बिकॉज वाटर कहाँ पे बन रहा है? रूट्स में ही तो बन रहा है। रूट्स को ही तो हम वाटर दे रहे हैं, वही तो रूट एयर्स के थ्रू उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। और अगर ऑर्गेनिक और मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स का मेरे को ट्रांसपोर्ट कराना है, वो हमेशा मल्टी डायरेक्शनल होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखो इसको। अगर मेरे को ऑर्गेनिक, मिनरल और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट कराना है तो वो हमेशा मल्टी डायरेक्शनल होगा। और मल्टी डायरेक्शनल जाइलम कराएगा, फ्लोएम कराएगा? फ्लोएम कराएगा, एग्जैक्टली, है ना। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? फोटोसिंथेटिक लीव्स, वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट जहाँ पे स्टोरेज ऑर्गन्स होता है। फिर वो स्टोरेज ऑर्गन से हमें उसको रीट्रांसपोर्ट कराना पड़ता है। मैंने क्या किया, एक स्टोरेज ऑर्गन तक फूड को लेके चले गए, अब वहां पे जाके स्टोर हो गया, मेरे को जब रिक्वायरमेंट होगी तो वहां से वापस भी तो रीट्रांसपोर्ट कराना पड़ेगा ना। तो इसलिए मल्टी डायरेक्शनल होता है हमेशा कौन सा? फूड वाला ट्रांसपोर्ट। मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर टेकन अप बाय द रूट्स, रूट्स मिनरल्स को लेती हैं, एंड बाकी स्टेम में, लीव्स में और जितना भी ग्रोइंग रीजन होता है प्लांट का, वहां पे हर जगह पे ट्रांसपोर्ट कर देती है। प्लांट का कोई भी पार्ट अगर सेनेसेंस दिखा रहा है, सेनेसेंस का मतलब उसकी डेथ होने लग रही है, तो हम क्या कर सकते हैं? उसके पास जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वहां से उन सारे न्यूट्रिएंट्स को विथड्रॉ कर सकते हैं। और जो पार्ट हमारा यंग है, मतलब जो ग्रो कर रहा है, उसको मूव ऑन करा सकते हैं कि जो जिसकी डेथ हो रही है उससे सारा फूड ले लिया और जो ग्रो कर रहा है उसको दे दिया। ठीक है। हॉर्मोन्स की भी हम लोगों को जरूरत पड़ती है, तो हॉर्मोन्स को भी हम लोगों को ट्रांसपोर्ट कराना होता है। तो इन वेरी स्मॉल अमाउंट, समटाइम्स इन अ स्ट्रिक्टली पॉलराइज्ड या फिर यूनिडायरेक्शनल मैनर, फ्रॉम वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू अदर पार्ट। तो यही पूरी की पूरी चीजें लिखे कि हमेशा फ्लावरिंग प्लांट में कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक ऑफ कंपाउंड्स पाया जाता है। कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक ऑफ कंपाउंड हमेशा यहाँ पे पाया जाता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का, डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन में कैसे लिखोगे, नोट्स कैसे बनाओगे, वो मैं आप लोगों को जरा यहाँ पे बता देती हूँ। कीर्ति बेटा, हम लोग ना आज ही चैप्टर स्टार्ट किया, अगर आपने पहले सेशन मिस किया नो प्रॉब्लम। आज हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट स्टार्ट करने वाले हैं मैम, मतलब मिनरल्स, जाइलम एंड, हाँ जी, मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट है ना वो जाइलम और फ्लोएम दोनों करते हैं। अब वो डिपेंड करेगा कि मिनरल्स का अगर सिर्फ यूनिडायरेक्शनल कराना है तो वो जाइलम कर देगा, लेकिन अगर मिनरल्स को मेरे को दोनों डायरेक्शन में या मल्टी डायरेक्शन में कराना है तो सिर्फ फ्लोएम करेगा। ठीक है तैयबा? ओके चलो। हाँ जी मैम, अभी जो आपने हमें बताया, जब लीव जो है सेनेसेंस की स्टेज में आ जाएंगी या फिर कोई प्लांट सेनेसेंस की स्टेज में आ जाता है, तो उसका जो भी न्यूट्रिशन होता है वो ग्रोइंग पार्ट को ट्रांसपोर्ट कर देता है। राइट। तो मैम, और जो मैम हार्मोन है उनको भी ऑब्वियसली सारी चीजों को उठा के वहां से कहाँ पे डाल देंगे? ग्रोइंग पार्ट में डाल देंगे हम लोग। चलो लिखो, अब डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिखो। डिफ्यूजन क्या होता है? हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन किसी चीज का मूव होना। आपने क्या किया, एक रूम में बैठे हो, आप लोगों ने खुद को परफ्यूम लगाया, ठीक है। अब आपने परफ्यूम लगाया तो मम्मी को स्मेल चली गई दूसरे रूम में, विच इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। मम्मी ने किचन में अच्छा सा खाना बनाया, आपको यहीं पे बैठे बैठे स्मेल आ गई कि यार आज तो मम्मी ने बड़ा अच्छा सा खाना बनाया, आज तो हम लोगों की पार्टी होने वाली है ना। होता है ना। तो ये डिफ्यूजन होता है, क्योंकि जिस किचन में मम्मी खाना बना रही उस किचन में गैस में वो पूरी की पूरी स्मेल आ गई है फूड की, पूरी फूड की वो फ्रेग्रेंस आ गई है। और आपके रूम में जब आप बैठे हो तो आपके रूम में
वो फ्रेग्रेंस कम है। मम्मी वाले रूम में हाई कंसेंट्रेशन है, आपके वाले रूम में लो कंसेंट्रेशन है, तो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। तो लिखो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कहां से कहां? From high concentration to the lower concentration. फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। ये चीज आपको याद रखनी है। एंड ये मूवमेंट कब तक होगा? जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। एग्जैक्टली, अंटिल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। क्या यहाँ पे कोई एनर्जी यूज की हमने ट्रांसपोर्ट कराने के लिए? विदाउट एनर्जी। एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन के थ्रू किस किस चीज का हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ गैसेस का और लिक्विड्स का, ये ट्रांसपोर्ट हो सकता है सिर्फ। अब ये एनर्जी यूज नहीं की तो ये किस टाइप का प्रोसेस हो गया? पैसिव प्रोसेस हो गया। एंड अफेक्ट कैसे होगा? अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन होगा, जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन होगा। एंड यहाँ पे कोई भी इनहिबिटर्स नहीं होते हैं, नो इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स। जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक रैंडम फैशन में मूव करते हैं। मॉलिक्यूल्स मूव इन रैंडम फैशन। इसके साथ साथ क्या यहाँ पे हमने किसी लिविंग सिस्टम का यूज किया? क्या यूज लिविंग सिस्टम का? मैम इंडिपेंडेंट ऑफ लिविंग सिस्टम। ये पॉइंट्स लिख लो और एक बार जरा से ना 2 मिनट के अंदर अंदर एनसीईआरटी रीड कर दो, ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है। क्या सारी चीजें मैंने आप लोगों को नोट्स में लिखवा दी हैं? देखो, मूवमेंट बाय डिफ्यूजन इज पैसिव। पैसिव है, एक पार्ट से सेल, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस वाला हुआ, सिर्फ इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू, कोई एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं है। मॉलिक्यूल रैंडम फैशन में मूव करते हैं। क्या होता है? हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की साइड मूव करता है। डिफ्यूजन एक स्मॉल स्लो प्रोसेस है, लिविंग सिस्टम के इंडिपेंडेंट होता है। ऑब्वियसली बात है गैसेस और लिक्विड ट्रांसपोर्ट होगी। बट इंपॉर्टेंट चीज, डिफ्यूजन इन सॉलिड इज मोर, मतलब सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं हो सकता। एक चीज ध्यान से सुनना, मेरे पास सपोज करो ये मोबाइल है, इस मोबाइल को मैं एक जगह से दूसरी जगह पे डिफ्यूज नहीं करा सकती, लेकिन इस मोबाइल के अंदर जो अगर जो मॉलिक्यूल्स है उनका डिफ्यूजन हो सकता है, नहीं हो सकता है ना? तो ये लाइन जरा पढ़ना, डिफ्यूजन इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन हो सकता है रैदर देन ऑफ सॉलिड। सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं हो सकता, सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन हो सकता है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनता है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट। डिफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लांट बिकॉज ये ओनली मीन्स है जिसके थ्रू गैसेस ट्रांसपोर्ट करती हैं। डिफ्यूजन क्या है? ग्रेडियंट ऑफ से वर्क करता है, जिधर ग्रेडियंट ज्यादा होगा मतलब हाई कंसेंट्रेशन होगी, वहां से लो कंसेंट्रेशन की साइड मूव करेगा। परमिबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग देम, टेम्परेचर एंड प्रेशर के थ्रू भी ये अफेक्टेड होते हैं। सॉर्टेड यहां तक सारी स्टोरी? बोलो जल्दी जल्दी, हो गया यहाँ तक या नहीं? पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए सारे? मैम। हाँ बोलो। मैम लास्ट वाली लाइन में तो ये कह रहे हैं कि जो परमेबिलिटी होगी मेम्ब्रेन की सेपरेटिंग देम, तो इसमें भी रेट अफेक्ट करेगा इसका। हाँ, इसको भी अफेक्ट कर सकता है। अगर आपकी सपोज करो एक मेरे पास ये चैम्बर है और एक मेरे पास ये चैम्बर है, उसके बीच में मैंने एक इम्परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, एक ऐसी मेम्ब्रेन जिसके थ्रू कुछ ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो सकता, तो क्या डिफ्यूजन हो पाएगा? नो मैम। नहीं हो पाएगा ना। अभी सपोज करो आप एक मम्मी किचन में खाना बना रही है, आप एक ऐसे रूम में बैठे हो जिसको आपने पूरा पैक किया हुआ है चारों तरफ से अच्छे से, आपके पास स्मेल नहीं आएगी ना? फिर आएगी तो बहुत कम आएगी। तो वही चीज, तो उसकी वजह से डिफ्यूजन कम हो गया आपके रूम में, रादर देन उस रूम में ज्यादा डिफ्यूजन जाएगा जिस रूम के डोर ओपन है। चलो, ये हुआ हमारा पहला पॉइंट डिफ्यूजन। अभी सेकंड पॉइंट आता है
लोगों का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय, अच्छा डिफ्यूजन प्रोसेस हम लोगों की बॉडी में कहाँ पे होता है वो बताना जरा मेरे को, हमारी बॉडी में डिफ्यूजन कहाँ कहाँ पे देखा जाता है? एल्वियोलाई लंग्स। हाँ एग्जैक्टली, अल्वेओलार लंग्स में हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है ना, और हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कम है, तो हमारे लंग्स से ऑक्सीजन निकल के ब्लड में चला जाता है, और ब्लड के पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है और लंग्स के पास कम, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में और लंग्स से बाहर। ऐसे टिश्यूज के पास होता है, जब मैं आप लोगों को ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगी तब ये सारे पॉइंट समझा दूंगी, ठीक है। चलो तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब होता है एक फैशन वाले मैनर में चलता है। फैशन वाले मैनर में कैसे चलता है अभी देखो जरा, डेफिनेशन लिखो पहले इसका, फिर समझाती हूँ कैसे लिखना है। लिखो, डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस का डिफ्यूजन हम लोग कराते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग ही कराते हैं, जिधर हाई कंसंट्रेशन है वहां से लो की साइड मूव करेगा। कैसे कराता है? थ्रू फिक्स्ड, एक मेम्ब्रेन होती है बस यहाँ पे, कैसी मेम्ब्रेन होती है, जिस मेम्ब्रेन के अंदर लगे होते हैं थ्रू फिक्स मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, और ये भी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होता है, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। देखो अभी ये जो मैंने वर्ड लिखा हाइड्रोफिलिक, इसको समझाती हूँ पहले। एक वर्ड होता है फोबिक और एक वर्ड होता है फिलिक। आप लोगों को बायो अच्छी लगती है ना, यू ऑल आर बायो लविंग, मैम फिलिक है। तो आप लोग बायोफिलिक हो। फिलिक का मतलब होता है लविंग, और फोबिक आप लोग फिजिक्स का आपको फोबिया है, तो हो गया आपका हेटिंग। अब हम यहाँ पे क्या कराते हैं, अभी अगर आप लोगों ने 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तो हम लोगों की बॉडी के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है सेमी परमिएबल, और सेल मेम्ब्रेन बनी होती है किससे? लिपिड से और लिपिड एंड प्रोटीन से बनी होती है। ऐसे आप लोगों ने कुछ कुछ चैम्बर्स ऐसे बनाए होंगे, मेम्ब्रेन को बनाया होगा ना, याद है? सैंडविच मॉडल, इस टाइप से। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता था ये क्या होता था यहाँ पे? हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट होता था। तो अब ये हाइड्रोफिलिक मतलब बाहर बाहर क्या है, सारे में वाटर है, ऐसे बाहर सारे में वाटर है, तो ये इन्होंने क्या किया, अपने आप को वाटर के साथ अरेंज कर लिया। अब ये जो मेरा नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे, ये क्या है हमारा? ये वो पार्ट है जो हाइड्रोफोबिक है, जिसको वाटर पसंद नहीं है। तो ये हो गया हमारा कौन सा? जो वाटर को पसंद नहीं करता, तो ये अपने आप को ट्राई करेगा कि इससे दूर रहे। अब हमें क्या कराना है, ऐसे सब्सटेंसेस को मूव कराना है डिफ्यूजन में जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस है, वाटर लविंग सब्सटेंसेस है। एक ऐसी ग्रेडियंट में हम लोगों को उसको मूव कराना है जिसके अंदर कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स लगे हुए हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स मतलब कुछ चैनल्स लगे होते हैं, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इन सेल मेम्ब्रेन में ऐसे कुछ चैनल्स लगे होंगे। इन चैनल्स को हम बोलेंगे एक्वापोरीन्स। दीज आर नोन एज एक्वापोरीन। यही एक्वापोरीन्स क्या करेंगे, कोई भी हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस आया, उस हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस को पिक करेंगे और सेल के अंदर पिक करेंगे, सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है। क्योंकि ऊपर वाला पार्ट क्या है, लिपिड वाला पार्ट है। अब लिपिड वाला पार्ट है तो उसके लिपिड वाले मॉलिक्यूल्स तो इजीली वहां से पास हो सकते हैं, मतलब, लेकिन जितने भी मेरे हाइड्रोफिलिक वाले सब्सटेंसेस वो इजीली पास ऑन नहीं हो सकते अंदर, क्योंकि
हाइड्रोफिलिक वाला अंदर क्या है, अंदर वाटर प्रेजेंट नहीं है, अंदर हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है। तो इसलिए मेरे को क्या कराना पड़ेगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराना पड़ेगा। यहाँ पे किसी चीज की हेल्प लेनी पड़ेगी, तब यहाँ पे डिफ्यूजन होगा। अभी जरा एनसीईआरटी पढ़ो क्या कहती है। As pointed out earlier, a gradient must already be present। मतलब अगर हम लोगों को कहीं पे भी डिफ्यूजन कराना है तो ग्रेडियंट तो होना चाहिए। एक जगह पे हाई होगा, एक जगह पे लो होगा। अभी मेरा ऑब्वियसली ग्रेडियंट है, बाहर वाटर ज्यादा है, अंदर वाटर बहुत कम है। अब बाहर से अंदर ही वाटर मूव करेगा, लेकिन डायरेक्टली मूव नहीं कर पाएगा वाटर। यहाँ पे वाटर को मूव करने के लिए हम लोगों को क्या कराना पड़ेगा, यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराना पड़ेगा, कुछ चैनल्स का यूज कराना पड़ेगा। जैसे कि देखो, डिफ्यूजन रेट डिपेंड करता है कि सब्सटेंस का साइज कैसा है। डिपेंड करेगा नहीं, जो स्मॉल साइज वाले सब्सटेंस होंगे वो फास्टर मूव करेंगे, जो लार्ज साइज वाले होंगे वो स्लो मूव करेंगे, है ना। तो डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन डिपेंड करता है कि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है लिपिड्स में। पहली चीज साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सेकेंड चीज उसकी लिपिड्स में सॉल्युबिलिटी क्या है। क्यों? क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है उसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, लिपिड होता है। 75% लिपिड होता है, 25% प्रोटीन होता है। तो जो सब्सटेंसेस लिपिड के अंदर डिसॉल्व हो सकता है वो तो इजिली पास ऑन हो जाएंगे, लेकिन जो लिपिड में डिसॉल्व नहीं हो सकते उनका क्या करेंगे हम लोग, उनका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराएंगे। तो सब्सटेंसेस सॉल्युबल इन लिपिड डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन फास्टर। जो लिपिड में सॉल्युबल है वो तो इजिली मूव कर जाएंगे, लेकिन वो सब्सटेंसेस जो हाइड्रोफिलिक है, जो सिर्फ वाटर के अंदर ही डिसॉल्व होते हैं, उनके लिए डिफिकल्टी आ जाएगी। इसी डिफिकल्टी को दूर करने के लिए मेरे को उनको फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, जबरदस्ती ट्रांसपोर्ट कराना पड़ेगा। अब जबरदस्ती ट्रांसपोर्ट कराने के लिए क्या होता है कि मेम्ब्रेन के अंदर कुछ चैनल्स बने होते हैं, वो चैनल्स हेल्प करते हैं। अब लोगों को क्या है, दे डू नॉट सेट अप ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वो कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं बनाते, लेकिन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना जरूरी है, तभी उन चैनल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। दिस इज नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आया समझ में? मतलब मेरे को क्या कराना है, उन सब्सटेंसेस का मूवमेंट कराना है जो सब्सटेंसेस वाटर लविंग है। क्योंकि बाहर जो मीडियम है वो बाहर वाला मीडियम सारा का सारा हमारा लिपिड सॉल्युबल वाला है। अब लिपिड सॉल्युबल वाले में वाटर लविंग थोड़ी ना रह पाएगा, वो तो हमारा कहाँ पे रहना चाहता है, जहाँ पे वाटर लविंग प्रेजेंट हो। आया कुछ समझ? मैम मीडियम की क्या जरूरत पड़ी मैम, फैसिलिटेटेड में समझ में नहीं आया। बेटा मीडियम एक जगह पे हाई कंसेंट्रेशन है, एक जगह पे लो कंसेंट्रेशन होगी, तभी तो हाई से लो मूव करेगा ना। बट मैम हम तो उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं ना। जबरदस्ती भी तो मेरा तभी होगा ना, अभी बाहर कंसेंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कंसेंट्रेशन कम है, तभी तो जबरदस्ती वो चैनल्स जो है हमारे, उन चैनल्स के थ्रू मूव करेगा, नहीं तो मूव नहीं कर पाएगा। ओके। डिफ्यूजन होगा ही तभी जब हाई से लो होगा। बेटा यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं लगेगी, नो एनर्जी। आप बताओ एनर्जी कहाँ लग रही है? एनर्जी क्या है? एनर्जी इसका ग्रेडियंट है। जहां पे ग्रेडियंट नहीं होगा, या फिर जहां पे मेरे को लो से हाई की तरफ शिफ्ट कराना पड़ेगा, वहां पे एनर्जी लगेगी। ये चीज याद रखना है आप लोगों को। वॉइस आ रहा है ना प्रॉपर? शिवानी भंडारी बोल रही है, मैम वॉइस ब्रेक हो रहा है। आ रहा है प्रॉपर? हम क्लियर है। क्लियर है ना? एक सेकेंड होल्ड करना, इसको जरा आप एनसीईआरटी को रीड करो एक बार प्रॉपरली, बस एक सेकेंड रुकना।
हाँ जी बच्चों, पढ़ लिया एनसीईआरटी? नहीं मैम बेटा, इसकी लास्ट लाइन समझ में नहीं आई। कौन सी वाली? दे डू नॉट सेट अप ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नहीं नहीं, when all the protein transport are being used। They do not set up a concentration gradient must already be present for molecules to diffuse even। कहाँ है वो लाइन बेटा? मैम एनसीईआरटी में मैम यहाँ पे बोला पढ़ा आगे था। होगी, वो समझाऊंगी अभी। अभी जितना मैंने यहाँ पे बोला उसको बताओ, ये वाला पढ़ लिया ना? चलो बेटा, कल मैंने डाइजेशन वाला कराया था, लेकिन मैंने ये भी तो बताया था ना बच्चों, डाइजेशन वाला जो मैं करा रही हूँ ना, वो एक्स्ट्रा क्लास है। एक्स्ट्रा, ये तो हमारी रेगुलर क्लास है। देखो, अब मैं रेगुलर क्लास वाला प्लानर चेंज नहीं करूंगी, एक्स्ट्रा क्लास में जो मेरे को पढ़ाना है वो पढ़ाऊंगी आप लोगों को, ठीक है? डाइजेशन मैंने स्टार्ट किया है तो ऑब्वियसली मैं फिनिश भी करूंगी, डोंट वरी, वो मुझ पे छोड़ दो। बस जितना पढ़ा रही हूँ पढ़ते जाओ अच्छे से। अब नेक्स्ट क्या लिखा है इन लोगों ने? इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन स्पेशल प्रोटीन हेल्प मूव सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, उन स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं हम लोग? दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, विच इज नोन एज कैरियर प्रोटीन एंड चैनल प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस को पास ऑन कराने में। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैन नॉट कॉज नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लो टू हाई कंसेंट्रेशन। मतलब ये आपका पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट लो से हाई कंसेंट्रेशन में नहीं करा सकता। अगर लो से हाई हम लोगों को कराना है तो वहां पे एनर्जी देनी पड़ेगी। अभी आप पहाड़ पे नीचे से ऊपर जा रहे हो, एनर्जी ज्यादा लगेगी ना एज कंपेयर टू ऊपर से नीचे आ रहे हो, यस मैम। है ना? इसीलिए तो ट्रांसपोर्ट रेट रीच अ मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स आर बीइंग यूज्ड। सैचुरेशन ये भी समझाती हूँ। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बहुत स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक का मतलब अगर ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल को लेके जा रहा है ना तो सिर्फ ग्लूकोज को लेके जाएगा। कैरियर प्रोटीन, अगर एक टाइप का कैरियर प्रोटीन उसने बोला मैं सिर्फ ग्लूकोज को करूंगा तो ग्लूकोज को करेगा। दूसरे प्रोटीन ने बोल दिया कि मैं सोडियम को करूंगा तो सोडियम को करेगा। इस वे में हम बोल रहे हैं स्पेसिफिक होता है। सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट ये कर सकता है। इट इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर विच रिएक्ट विद प्रोटीन साइड चैनल। अब ये लाइन समझो, देखो जरा, ये मेरी एक सेल है, ठीक है? ये मेरा एक यहाँ पे ये चैनल्स लगे हुए हैं, कैरियर प्रोटीन समझ लो आप लोग लगे हुए हैं। इन लोगों को क्या करना है? अब अपने अंदर से सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना है, मतलब बाहर से अंदर लेके आना है। क्या लेके आना है? सपोज मेरे को ग्लूकोज लेके आना है। अभी मैंने बोला कि क्या करता है, एक साथ दो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करता है विद इन अ सेकेंड। एक सेकेंड में, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, एक सेकेंड में एक कैरियर प्रोटीन दो ग्लूकोज लेके आता है। मेरे पास 4 कैरियर प्रोटीन है मेरे सेल मेम्ब्रेन पे, तो एक सेकेंड में टोटल कितने ग्लूकोज आएंगे? 8 एक सेकेंड में कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होंगे विद द हेल्प ऑफ 4 कैरियर प्रोटीन्स? 8 ग्लूकोज। 2 यहां से होंगे, 2 यहां से होंगे, 2 यहां से, 2 यहां से, एक ही सेकेंड में होंगे। 2 4 6 8, मतलब 8 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। तो सारे कैरियर प्रोटीन्स यूज अप हो गए या नहीं हो गए? यस मैम। दिस इज नॉन एज सैचुरेशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेल मेम्ब्रेन का सैचुरेशन पॉइंट क्या है, क्या सैचुरेशन पॉइंट है कि ये 1 सेकेंड में 8 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, मतलब एक सेकेंड में सारे के सारे हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो यूज अप हो गए हैं। ट्रांसपोर्ट रेट मैक्सिमम हो चुका है क्योंकि 8 ग्लूकोज पहुंच चुके हैं ना। देखो, ट्रांसपोर्ट रेट रीच अप मैक्सिमम, सबसे मैक्सिमम कब पहुंचेगा? जब सारे के सारे यूज हो जाएंगे। एंड दिस पॉइंट इज नोन एज सैचुरेशन पॉइंट। स्पेसिफिक होता है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कर रहा था, लेकिन सपोज करो सोडियम आयन आके यहाँ पे बाइंड हो गया, बाय चांस सोडियम आके यहाँ पे बाइंड हो गया, क्या ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हो पाएगा? फिर नो मैम। हो पाएगा ना। No, तो ma'am. इसका मतलब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इनहिबिट हो सकता है। सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स, कोई इनहिबिटर आया तो हमारे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को रोक सकता है। लेकिन जो मेरा सिंपल डिफ्यूजन था, नॉर्मल वाला डिफ्यूजन, उसको सिंपल डिफ्यूजन बोल देते हैं, उसमें कोई इनहिबिटर का रोल नहीं था। मम्मी किचन में खाना बना रही है तो हमारे रूम तक वो स्मेल आएगी ही आएगी,
है ना, चाहे कम आए या ज्यादा है, कुछ इनिबिट नहीं कर सकता वहां पे। हाँ लेकिन कम ज्यादा कर सकता है, कम ज्यादा कर सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, ज्यादा हो जाएगा, कम कर दिया तो कम हो जाएगा, रोक नहीं सकते। क्लियर? इट मीन्स हम यहाँ पे इनहिबिटर आ सकता है। हाँ यहाँ पे इनिबिटर आ सकता है, मतलब ये जो प्रोसेस है ये सेंसिटिव है इनिबिटर से, अगर इनिबिटर आ गए तो ये प्रोसेस रुक जाएगा। डन? देन किसी का कोई डाउट हो? नो मैम। चलो ये हुआ हम लोगों का पॉइंट। अभी चलता है नेक्स्ट पे। जैसे कि ये आप लोगों को फैसिलिटी डिफ्यूजन का डायग्राम दिखाया हुआ है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन, जैसे मैंने आप लोगों को ये अभी बना के दिखाए थे, आउटर साइड से ये आप लोगों के ऐसे इनर साइड में मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो जाता है। सिंपल है, तो इसमें कुछ नहीं है। अब देखो, प्रोटीन फॉर्म चैनल्स इन द मेम्ब्रेन टू पास थ्रू, सम channels are always open, others can be controlled, some are large, allowing a variety of molecules to cross। इसको छोड़ दो, अभी सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखो। एक वर्ड होता है पोरिन्स, डेफिनेशन लिख लो, पोरिन्स क्या होता है, या लिखी हुई है यहाँ पे। पोरिन्स क्या होता है, पोरिन्स कुछ टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। वो प्रोटीन क्या करते हैं ना, जैसे आपकी सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लगे होते हैं ऐसे, ऐसे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे ये प्रोटीन्स लगे होते हैं। और किस किस की सेल मेम्ब्रेन पे होता है, ये प्लास्टिड की, माइटोकॉन्ड्रिया की और कुछ बैक्टीरिया की। इन्हीं के अंदर से ट्रांसपोर्टेशन होता है, इन्हीं के अंदर से ट्रांसपोर्टेशन होता है। अभी तीन टाइप के ट्रांसपोर्टेशन है, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट। यूनिपोर्ट में होगा कि अगर सिर्फ और सिर्फ मैं ग्लूकोज को ही ट्रांसपोर्ट करा रही हूं, तो एक ही टाइप का सब्सटेंस अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दिस इज नोन एज यूनिपोर्ट। सिम्पोर्ट में दो अलग अलग टाइप के, सपोज मैं सोडियम भी ट्रांसपोर्ट करा रही हूँ, ग्लूकोज भी ट्रांसपोर्ट करा रही हूँ, दोनों ट्रांसपोर्ट करा रही हूँ सेम डायरेक्शन में, मतलब आउटसाइड से इनसाइड या इनसाइड से आउटसाइड। एंटीपोर्ट में होता है कि एक सब्सटेंस अंदर जा रहा है और एक सब्सटेंस बाहर जा रहा है, जिसका बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाऊंगी, एनिमल्स मतलब ह्यूमंस में देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करो सोडियम सेल के अंदर आ रहा है और ग्लूकोज सेल के बाहर जा रहा है, ये तो समझ सकते हो। यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट, सेम डायरेक्शन में, एंटी अपोजिट डायरेक्शन में, यूनिक एक ही टाइप के सब्सटेंस का पोर्ट होना, पोर्ट मतलब ट्रांसफर होना। हमें ट्रांसपोर्ट के नाम है। हाँ जी, ट्रांसपोर्ट के नाम है कि किस टाइप का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। एक ही टाइप का मॉलिक्यूल जा रहा है तो यूनिपोर्ट, दो टाइप के जा रहे हैं और सेम डायरेक्शन में, सिम्पोर्ट, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंटीपोर्ट। डन? बोलो। यस मैम। चलो अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, इन्होंने बोला ट्रांसपोर्ट ऐसे करता है। सपोज करो मेरा कोई सब्सटेंस आया, सब्सटेंस यहाँ पे बाइंड कर गया, अब ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या करेगा, ये प्रोटीन अपने आप को रिवर्ट कर लेगा। जैसे कि देखो, मेरा एक पेन दिख रहा है आप लोगों को, ऐसे दिख रहा है। मैंने Yes. कोई चीज यहाँ पे बाइंड करी, पेन की इसकी जो निप है ना, इस निप पे मैंने कोई चीज बाइंड करी। अब मेरे को इस सब्सटेंस को इधर लेके आना है। कैसे लेके आऊंगी मैं, इसको ऐसे वापस रिवर्ट कर दूंगी ना, ऐसे आ गया, देखो ये वाली चीज इधर, Yes, ऐसी ma'am. चीज यहाँ पे होता है। ये मेरा पोरिन है, पोरिन के एक पार्ट से सब्सटेंस बाइंड हुआ, पोरिन अपने आप को ऐसे रिवर्ट कर लिया, तो ये सब्सटेंस आउटसाइड से इनसाइड, इनसाइड से आउटसाइड, ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है। सिंपल। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या होता है, देखो फिगर 11.1 में क्या दिखाया है, शो एन एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल बाइंड टू द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से बाइंड किया सब्सटेंस, फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मेरा रोटेट हो गया और उसने उस मॉलिक्यूल को रिलीज कर दिया सेल के अंदर, ठीक है। एंड वाटर चैनल्स मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन। जो ये वाटर चैनल्स है, मतलब वो चैनल जिसके थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट हो, वो अलग अलग 8 टाइप के एक्वापोरिन से मिलके बनता है। वो पोरिन जो वाटर को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है, दीज आर नोन एज एक्वापोरिन्स। क्लियर? मैम नहीं, मैम एक बार दोबारा बता दीजिए। वो पोरिन्स वो प्रोटीन है ना, जो आउटर मेम्ब्रेन पे लगे रहते हैं, तो वो प्रोटीन्स या वो पोरिन जो वाटर को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है। एक्वा मतलब वाटर, दीज आर नोन एज एक्वापोरिन्स। ओके। सिंपल। चलो
ये हुआ। अब नेक्स्ट आता है पैसिव सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट मतलब सेम डायरेक्शन में, और एंटीपोर्ट का मतलब तो आप लोगों को पता ही है, अपोजिट डायरेक्शन में। सम कैरियर्स और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स एलो डिफ्यूजन ओनली इफ टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव टुगेदर। सिम्पोर्ट में क्या होता है, बोथ मॉलिक्यूल्स मतलब दो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स या डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है। और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहता है, दिस इज नोन एज एंटीपोड। और आपका यूनिपोड भी मैंने आपको समझा दिया, तो जो अभी डायग्राम में बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। एक्टिव और पैसिव तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं हम लोग। एक्टिव क्या होता है, एक्टिव मतलब यूज ऑफ एनर्जी। अरे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में क्या मतलब था एक्टिव, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव। एक्टिव मतलब अगर हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडी बनाती है तो दिस इज नोन एज एक्टिव इम्यूनाइजेशन। बाहर से एंटीबॉडी ले रहे हैं, दिस इज नोन एज पैसिव इम्यूनाइजेशन। या वेरी गुड आंचल। तो जरा लिखो बच्चों, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पॉइंट कैसे लिखोगे, जैसे मैं लिख रही हूँ ना अभी वैसे लिखना, फिर एनसीईआरटी को देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखो, एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। अब एनर्जी ज्यादा लग रहा है मतलब आप पहाड़ पे नीचे से ऊपर जा रहे हो, जा रहे हो ना नीचे से ऊपर, तो मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन के अगेंस्ट आप जा रहे हो। लो से हाई की साइड आप किसी चीज को ट्रांसपोर्ट कराओगे। इस टाइप के मूवमेंट को जब आप लो से हाई ट्रांसपोर्ट कराते हो किसी चीज को, पहाड़ पे ऊपर जा रहे होते हो, दिस इज नोन एज अपहिल ट्रांसपोर्ट। और पहले वाले ट्रांसपोर्ट को क्या बोल देंगे, जिससे पहले पढ़ रहे थे, डाउनहिल वाले, ऊपर से नीचे आ रहे थे आप लोग। तो यहाँ पे हुआ लो से हाई, लो से हाई जा रहे हैं तो मतलब हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रहे हैं ना। यस मैम। लिखो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हम लोग अगेंस्ट जा रहे हैं। और ये भी हमारा कैसा प्रोसेस है, इट इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। इसके अंदर भी एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा, जब सारे के सारे चैनल्स यूज हो जाएंगे, तो इट ऑल्सो शो सैचुरेशन इफेक्ट। जैसे अब तक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एक्वापोरिन्स होते थे, यहाँ पे एक्वापोरिन्स ना बोल के हम इनको पंप बोल देते हैं। पंप क्या होता है, कुछ मूवेबल कैरियर प्रोटीन जो होता है उनको पंप बोल देते हैं। ये एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट होता है ये हाईली स्पेसिफिक होता है, हाईली स्पेसिफिक, एक टाइम पे एक ही टाइप के सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करेगा। मैम पंप वाला समझ में नहीं आया। कौन सा नहीं समझ में आया, मैम पंप वाला। पंप वाले का मतलब जैसे पहले में थे ना हमारे एक्वापोरिन्स और वाटर चैनल्स प्रेजेंट थे, तो यहाँ पे इन चैनल्स को पंप बोल देते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाले पॉइंट पे आके। ओके मैम। यहाँ पे पंप्स लगे होता है। अब पढ़ो जरा एनसीईआरटी क्या कहती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम लोगों को पता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी का यूज करता है। क्यों एनर्जी का यूज करेगा, बिकॉज हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और यहाँ पे चैनल्स को क्या बोलता है, पंप, मूव अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के थ्रू होता है, इसीलिए हाईली स्पेसिफिक प्रोसेस होता है। डिफरेंट प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन प्ले अ मेजर रोल इन बोथ एक्टिव एज वेल एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर हमें एक्टिव या पैसिव कोई सा भी ट्रांसपोर्ट कराना हो, उन दोनों ट्रांसपोर्टेशन को हेल्प कराने में मेम्ब्रेन, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर लगे हुए प्रोटीन्स ही हेल्प करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कौन हेल्प करता है, पंप। क्या है, ऐसे प्रोटीन्स हैं जो एनर्जी का यूज करेंगे और एक सब्सटेंस को मेम्ब्रेन के अक्रॉस पास कराएंगे। दीज पंप्स ये एक सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में भी, और लो से हाई कंसंट्रेशन को बोलते हैं अपहिल ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्टेशन मैक्सिमम तक कब पहुंचेगा, जब सारे के सारे पंप्स हमारे यूज हो जाएंगे। ठीक है, वेरी स्पेसिफिक प्रोसेस है, जैसे एंजाइम्स स्पेसिफिक होते हैं, ये भी सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स है। अगर कोई भी इनके पंप से प्रोटीन या कोई भी इनहिबिटर आके बाइंड कर गया तो ये प्रोसेस हमारा रुक सकता है। हाँ जी बेटा शिवानी भंडारी, डिफ्यूजन डाउनहिल प्रोसेस होता है, पहाड़ पे ऊपर से नीचे आ रहे होता है, एनर्जी नहीं चाहिए ना। मैम हाँ जी, हमें एक्वापोरिन वाला समझ में नहीं आया। एक्वापोरिन, पोरिन्स क्या होता है राधिका? पोरिन तो वो प्रोटीन होती है जो मेम्ब्रेन के ऊपर होती है,
किसी हाँ। सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है। ट्रांसपोर्ट होता है। अब वो पोरीन्स जो सिर्फ और सिर्फ वाटर का ट्रांसपोर्ट करेंगे उनको एक्वापोरीन्स बोल दिया। बट मैम मेम्ब्रेन तो लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है, तो वाटर को इनहिबिट नहीं करेगी। मेम्ब्रेन ऑब्वियसली यार इनहिबिट करेगी, इसीलिए तो मेरे को क्या कराना है, इसीलिए तो मेरे को एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराना पड़ रहा है ना वहां पे। यस मैम, फैसिलिटेट हो रहा है। फिर मैम इसमें ये प्रोटीन कहाँ से आई है एक्वा वाली? और प्रेजेंट होती है नेचुरली, सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। कुछ प्रोटीन्स ऐसी होते हैं जो हमारे सॉल्यूट्स को ट्रांसपोर्ट कराएगी, कुछ ऐसी होते हैं जो हमारे वाटर को ट्रांसपोर्ट कराएगी। ओके। ये नेचुरली प्रेजेंट होती है। कंसेप्ट क्लियर है एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाला? और मैम जो प्यूरिन्स होती है उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पंप कह रहे हैं। हाँ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में उसका नाम हम लोग ने सिर्फ पंप दे दिया है। अब एक छोटी सी टेबल मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, आप लोगों को फिल करनी है खुद से। लिखो, यहाँ पे लिखना सिंपल डिफ्यूजन। आज आकृति नहीं बोल रही है क्लास में, आकृति क्लास में नहीं हो क्या? आकृति, राधिका चेक करना, आकृति क्लास में नहीं है, जो आयुष ठाकुर के नाम से ज्वाइन करते हैं। नो मैम। नहीं है, ओके चलो। फर्स्ट पॉइंट, स्पेसिफिक मेम्ब्रेन। और बच्चों एक और चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कल ना क्या होने वाला है, अब तक आप लोगों ने जितने भी टेस्ट में रिकॉर्ड्स छोड़े हैं या रिकॉर्ड्स बनाए हैं फेल होने के या पास होने के, वो कल आप लोगों के सारे टीचर्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। मतलब कल ना हमारा परफॉर्मेंस डिस्कशन वाला दिन है, जब हम एक एक बच्चे से पर्सनली बात करेंगे कि बच्चा आप लोगों ने फिजिक्स में इतने मार्क्स लेके आए, केमिस्ट्री, मतलब एक ही सेशन होगा जिसमें आपके फिजिक्स के टीचर भी होंगे, केमिस्ट्री के टीचर भी होंगे, बायो के टीचर भी होंगे, और वो आप लोगों को डांट लगाएंगे कि आप लोगों ने फिजिक्स में इतने कम मार्क्स क्यों लेके आए हो। जो अच्छे लेके आए हैं उनको ऑब्वियसली हम लोग अप्रिशिएट करेंगे, जो कम लेके आए हैं अब तक उनको डिमोटिवेट नहीं करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे। ठीक है, तो बी रेडी। कुछ बच्चों को मैसेज आएगा उनके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर्स पे, मतलब ग्रुप में नहीं आएगा, पर्सनली आप लोगों को मैसेज आएगा। और जिसको पर्सनली नहीं आ रहा है ना अगर मैसेज, तो उसके ग्रुप में एक मैसेज आएगा, लिंक आएगा, उस पर ज्वाइन कर लेना। जिनको पर्सनली आया मैसेज वो तो ये समझ लेना आपको डांटनी पड़ेगी, आपको शाबाशी मिलने वाली है। जिनको नहीं आया वो समझ लेना डांटनी पड़ेगी। हाँ मैम कॉल तो नहीं होगी? कॉल तो मतलब मैम मैसेज के अलावा कॉल तो नहीं होगी? कॉल भी कर सकती है, टेलीकॉलर टीम आप लोगों को कॉल करके भी बता सकती है। कल ही होगी या फिर आज? कल सुबह, कल तो छुट्टी है ना स्कूल की। यस। हाँ कल आएगी। ठीक है, ओके मैम। 12 बजे से 4 बजे तक सेशन हो गई है, 12 से 4 के बीच में कभी भी हो सकता है। जिसके पास लिंक नहीं आएगा मेरे को मैसेज कर। अब जल्दी से टेबल फिल करो। देखो कैसे फिल करना है, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सिंपल डिफ्यूजन में क्या कोई स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए? चाहिए तो राइट लगाओ। क्या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कोई स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन चाहिए? चाहिए तो राइट, नहीं चाहिए तो रॉन्ग। क्या हाईली सेलेक्टिव है सिंपल डिफ्यूजन? राइट रॉन्ग। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन राइट रॉन्ग। भर दो जल्दी से टेबल को पूरा, 1 मिनट आप लोगों के पास। मैम हाईली सिलेक्टिव मतलब यहाँ पे? हाईली सेलेक्टिव का मतलब ये होता है कि क्या सिर्फ, मतलब मेरे पास क्या है, राधिका है और एक ताइबा है, तो मैं क्या कर रही हूँ, राधिका और ताइबा में से एक ही को भेज रही हूँ आगे मेम्ब्रेन के दूसरी साइड, तो सेलेक्टिव प्रोसेस कर रही हूँ ना, या मैंने जितने भी बच्चा है सबको भेज रही हूँ नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप पे। सेलेक्टिव जो एक टाइप के सब्सटेंस को भेजेगा, मतलब या तो लिपिड सॉल्युबल को या वाटर सॉल्युबल को, ऐसे भेदभाव अगर कोई कर रहा है वो सिलेक्टिव वाला। देखो मैं बता देती हूँ, सिंपल डिफ्यूजन में कोई हम लोगों को मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की जरूरत नहीं थी। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन हाईली सिलेक्टिव नहीं था, सभी टाइप के सब्सटेंस का डिफ्यूजन करता है, गैस और लिक्विड। सिर्फ ट्रांसपोर्ट करता है सोल्यूट को? नो, सोल्यूट्स को ट्रांसपोर्ट नहीं करता, सिर्फ गैसेस को लिक्विड का करता है। अपहिल ट्रांसपोर्ट है? नो। डाउनहिल ट्रांसपोर्ट है। क्या एटीपी चाहिए? नो। नेक्स्ट पे आओ, नो। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में
हमें स्पेसिफिक प्रोटीन चाहिए होता है जिनका नाम एक्वापोरीन्स या पोरीन्स या कैरियर प्रोटीन ऐसे। हाईली सेलेक्टिव है, ऑब्वियसली हाईली सेलेक्टिव है, सिर्फ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करेगा। क्या सॉल्यूट्स को ट्रांसपोर्ट करता है? ऑब्वियसली सॉल्यूट्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। अपहिल है? नो, डाउनहिल प्रोसेस है। एटीपी चाहिए? नहीं, एटीपी भी नहीं चाहिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आओ, स्पेसिफिक प्रोटीन चाहिए या पंप्स चाहिए? हाईली सिलेक्टिव है, यस। सॉल्यूट को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, यस। अपहिल है, राइट। एटीपी भी चाहिए, यस। सबको क्लियर है टेबल? Yes, ma'am. प्रेरणा, पायल, परम, मुस्कान, बेटा आप लोगों को नहीं बोलना है क्या कुछ क्लास में? नीट नहीं क्लियर करना आप लोगों को? कनिष्का, जागृति, हरिओम, अंशु, बोलो एटलीस्ट यस मैम तो बोलो। रमशा, शाइमा, श्रुति, स्नेहा, सुमित, प्रियंका, आंचल। यस मैम। चलो अभी आता है, ये वही टेबल है जो मैंने आप लोगों को बनवाई। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का, प्लांट वाटर रिलेशन। क्या लिखना है इसमें से लिख लो। प्लांट वाटर रिलेशन का मतलब यह है कि किस प्लांट को कितने वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, कितना मेरे को ट्रांसपोर्ट कराना होगा। ट्रांसपोर्ट सॉल्यूट बता दो बेटा। देखो कि हम लोग सॉल्यूट, एक चीज होता है, सपोज करो आपके पास 1 ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, उस वाटर के अंदर आपने 1 स्पून शुगर डाल दिया, तो शुगर क्या है? सॉल्यूट है। और जो 1 ग्लास में पानी है ग्लास में, वो सॉल्वेंट है। जो ज्यादा अमाउंट में होता है इट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट, जो कम अमाउंट में होता है उसको बोलता है सॉल्यूट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके बनाते हैं एक सोल्यूशन। तो सॉल्यूट कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कम अमाउंट में होता है, ठीक है। हम फिर वाटर को सॉल्यूट मान सकते हैं? वाटर को सॉल्यूट हम उस केस में मान सकते हैं जब वाटर के साथ कोई ऐसा सब्सटेंस हो जो बहुत ज्यादा अमाउंट में हो। ओके, ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लांट वाटर रिलेशन। प्लांट वाटर रिलेशन में क्या लिखना है वो सिंपल सी चीज लिख लो। 3 पॉइंट्स है बस यहाँ पे लिखने के कि किस प्लांट को कितने वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि मेरे पास है मेज प्लांट। मेज प्लांट को चाहिए होता है ऑलमोस्ट 3 लीटर वाटर पर डे, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड को कितना चाहिए होता है? जितना मस्टर्ड का वेट है उसको उतना ही वाटर चाहिए होता है, इक्वल टू इट्स वेट। लेकिन पर डे नहीं, एवरी 5 आवर में उसको उतना वाटर चाहिए होता है। एक और एग्जांपल लिख लो, एप्पल प्लांट। एप्पल प्लांट को कितना चाहिए होता है? 36 से 45 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है पर डे। अभी जरा इसको पढ़ लो ऊपर क्या लिखा हुआ है। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, ऑब्वियसली एसेंशियल है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑब्वियसली। इट प्रोवाइड्स द मीडियम, एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड कराता है इन विच मोस्ट सब्सटेंसेस आर डिसॉल्व, एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड कराएगा जिसमें सबसे ज्यादा सब्सटेंसेस डिसॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलता है ना, जो अपने अंदर हर चीज को डिसॉल्व करा लेता है ना। जैसे कि प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज नथिंग, जो हमारी सेल का अंदर का सारा प्रोटोप्लाज्म कुछ नहीं होता, वाटर होता है पूरा का पूरा। बट वाटर इन विच डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर, जिसके अंदर अलग अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व है। अगर एग्जांपल एक और ऐड करना चाहिए ऐड कर लो, वाटरमेलन हैव ओवर 92% वाटर, पूरे वाटरमेलन के अंदर 92% वाटर होता है। मोस्ट हर्बिशियस प्लांट्स हैव ओनली अबाउट 10 से 15% ऑफ इट्स फ्रेश वेट एज ड्राई मैटर, उनका सिर्फ और सिर्फ 10 से 15% होता है उनका ड्राई मैटर, बाकी सारा होता है वाटर। कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर विद इन अ प्लांट वेरीज, मतलब हर एक प्लांट के अंदर वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करेगा। जैसे कि मेरे वुडी प्लांट्स है उनके पास कम वाटर प्लांट प्रेजेंट होगा, जितने भी मेरे सॉफ्ट पार्ट्स है प्लांट के उनके पास ज्यादा वाटर प्रेजेंट होगा। सीड भी हम बोल सकते हैं, सीड अगर मेरा ड्राई है तो इसका मतलब उसके पास वाटर नहीं है। सीड अगर मेरा फ्लैशी है तो उसके पास हमारा वाटर है, अदरवाइज इट वुड नॉट बी अलाइव और रिस्पायरिंग। जैसे कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट सबसे ज्यादा अमाउंट में वाटर यूज करता है, ह्यूज अमाउंट में वाटर यूज करता है, और वाटर का साथ साथ लॉस्ट भी करता है। और किसके थ्रू? लॉस्ट ऑफ वाटर थ्रू इवेपोरेशन इज नोन एज ट्रांसपायरेशन।
जैसे कि एक मैच्योर कॉर्न प्लांट है, वो एब्जॉर्ब करता है कितना वाटर, 3 लीटर ऑफ वाटर पर डे। कॉर्न वही मेज प्लांट को ही तो बोलता है ना। यस मैम। ये लिखवाया मैंने, जबकि मस्टर्ड वाला भी लिखवा दिया, जितना उसका वेट है वही पूरा। और हाई डिमांड है सबसे ज्यादा इसी की। इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट वाटर इज ऑफन द लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्लांट ग्रोथ। के लिए एक लिमिटिंग फैक्टर होता है, अगर प्लांट को प्रॉपरली वाटर नहीं मिल रहा है तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। एंड अगर आपकी एग्रीकल्चर में आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो आपको वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। ये तो कहानी लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट ये था ना बस, जो मैंने यहाँ पे लिखवा दिया। मैम हर्बेशियस मतलब? हर्बेशियस प्लांट्स कौन बताएगा बच्चा को क्या होता है? एनीवन बताओ जल्दी से, हर्बेशियस प्लांट्स क्या होता है? जितने भी वैस्कुलर प्लांट्स होता है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होता है, जिसके पास जाइलम और फ्लोएम होता है, उनको बोलता है हर्बेशियस प्लांट्स। ओके मैम। ठीक है, ट्रांसपायरेशन समझ में आ गया। और ये 3 पॉइंट बेटा, जितने भी मैं पॉइंट्स लिख रही हूँ ना, या तो एनसीईआरटी के साइड में नोट डाउन कर लो, अनलेस आप लोग अपनी अपनी नोटबुक जो भी जिसमें भी नोट्स लिखते होंगे उसमें लिखते रहना। ठीक है बच्चों, चलो एक बार जल्दी से यस मैम लिख दो ताकि मुझे पता चल जाए आप लोग क्लास में सो नहीं रहे हो। लिखो जल्दी जल्दी से यस मैम। राधिका तो खुद पता है, साइड में ही कर लिया। वेरी गुड वेरी गुड। चलो मतलब इतने बच्चे हैं क्लास में। नरेंद्र कुमार, सुमित कुमार, ओके देन, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों हम लोगों का, वाटर पोटेंशियल। क्या होता है वाटर पोटेंशियल, समझो जरा इसको। पोटेंशियल वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोटेंशियल? ताकत, एबिलिटी। किसी चीज की एबिलिटी, है ना? और कोई बताना चाहेगा पोटेंशियल का मतलब? कैपेसिटी। कि वाटर के अंदर कितनी फ्री एनर्जी प्रेजेंट है। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर का मतलब होता है H2O, तो जो हमारा H2 है ना, इस H2O के अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी, कितनी फ्री एनर्जी है, उसको बोलते हैं उसको वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं वो ध्यान रखना, साई W। अगर मेरे को सॉल्यूट का पोटेंशियल बताना है तो सॉल्यूट के पोटेंशियल को साई S। प्रेशर पोटेंशियल निकालना है तो साई P। फॉर्मूला लिख लो, साई W इज इक्वल्स टू साई S प्लस साई P। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। एबिलिटी कैपेबिलिटी, एग्जैक्टली। वाटर पोटेंशियल का मतलब होता है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी, कितनी फ्री एनर्जी उसके पास प्रेजेंट है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, जो हमारा प्योर वाटर होता है ना, उसकी वाटर पोटेंशियल 0 होती है। प्योर वाटर हैज साई W इज इक्वल्स टू 0। अब क्या याद करना है यहाँ पे आप लोगों को? जो चीजें याद करनी है, जो लिखना है, वही बता रही हूँ सिर्फ। अब अगर मैं आपसे बात करूं वाटर फ्लो कैसे करेगा मेरा, बिकॉज हम लोगों को वाटर को ट्रांसपोर्ट कराना है। अब जिस वाटर का पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे। हाई कंसंट्रेशन है वाटर की और एक जगह लो है, हाई से लो की साइड मूव कर जाएगा। अब मेरे वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है ना, उनकी जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, एक साइड में एक चैम्बर में मेरे पास ऐसे वाटर मॉलिक्यूल है जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, एक चैम्बर में ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम है, तो ऑब्वियसली वाटर कहां से मूव करेगा, हाई काइनेटिक एनर्जी से लो काइनेटिक एनर्जी में मूव करेगा। तो वाटर फ्लो कहां पे होगा, हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल। लिखना जरा इसको, लिख लिया है पॉइंट्स? यस मैम। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों यहाँ पे कि वाटर पोटेंशियल किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे साई एस और साई पी लिखा, ये साई का मतलब होता है पोटेंशियल। वाटर का पोटेंशियल किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, एस और पी पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा? करेगा ना? यस मैम, अगर सोल्यूट ज्यादा होगा तो वो कम होगा।
हाँ एग्जैक्टली आप लोग क्या कर रहे हो, वाटर के अंदर सोल्यूट ऐड करे जा रहे हो। आप लोगों के पास 1 ग्लास ऑफ वाटर है, 1 ग्लास में पानी है। अब वो पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव कर रहे होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। आपने उसमें शुगर ऐड करना स्टार्ट कर दिया। अब शुगर ऐड करना स्टार्ट करेगा तो जो पहले मॉलिक्यूल जो फास्ट फास्ट मूव कर रहे थे वो फास्ट फास्ट की जगह स्लो स्लो मूव करने लग जाएंगे ना, उनका मूवमेंट कम हो जाएगा। यस मैम। होगा ना। तो अगर आपका, इसीलिए बोला जाता है एडिशन ऑफ सॉल्यूट, मतलब अगर आपसे कोई पूछे वाटर पोटेंशियल किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, वाटर पोटेंशियल आपका कम हो जाएगा जैसे जैसे आप उसके अंदर सॉल्यूट ऐड करोगे। तो यहाँ पे लिख लो पॉइंट्स। वाटर पोटेंशियल इज डिटरमाइंड बाय, कैसे कैसे उसको पता लगाएंगे। पहला पॉइंट होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल या फिर इसको सोल्यूट पोटेंशियल, जो हम अब तक साई एस लिख रहे हैं वो भी इसी को बोलते हैं, सोल्यूट पोटेंशियल। इसके अंदर क्या होगा बच्चों, डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल में आएगा डिक्रीमेंट। कैसे आएगा, ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट्स, आपने सॉल्यूट्स को ऐड करा दिया जिसकी वजह से आपका वाटर पोटेंशियल कम हो गया, राइट। अब एक और पॉइंट होता है आप लोगों का यहाँ पे, सेकंड फैक्टर जो आपका वाटर पोटेंशियल को डिटरमाइन करेगा, दिस इज प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल को कैसे लिखता है, साई पी। साई पी से लिखता है। अब साई कैसे वैरी करेगा, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे साई पी भी बढ़ जाएगा। साई पी नहीं डब्ल्यू पी, वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा ना। अरे यार क्या लिख रहे, साई डब्ल्यू ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट। हाँ सॉल्यूशन नहीं, सॉरी 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 सॉरी, थैंक यू शिवानी भंडारी बताने के लिए। बेटा मैम वो सिचुएशन अनसैचुरेटेड होती है ना, सिचुएशन अनसैचुरेटेड, कौन सी वाली सिचुएशन बोल रहे हो आंचल, मतलब प्योर वाटर में काइनेटिक एनर्जी नहीं होती तो क्या मैम वो फ्लो ही नहीं करता है। बेटा प्योर वाटर के अंदर होता है फ्लो, लेकिन फ्लो क्या करता है, आयंस फ्लो करता है, और प्योर वाटर के अंदर आयंस नहीं होते, इसलिए मूव तो आयंस ही करता है ना। अभी जरा पढ़ के देखो समझ आएगा आप लोगों को, रीड करो। वाटर पोटेंशियल एक ऐसा कंसेप्ट है जो हम लोगों को क्या बताता है, वाटर के अंदर मूवमेंट बताता है, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है इसका सोल्यूट पोटेंशियल और एक होता है इसका प्रेशर पोटेंशियल। वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर एक काइनेटिक एनर्जी होती है, लिक्विड और जो गैस होता है आप लोगों को पता है ना, उसमें पढ़ा होगा किसी भी सब्सटेंस की मैटर 3 स्टेट में एग्जिट करता है, सॉलिड लिक्विड और गैस। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक होते हैं, उसके लिए उनके अंदर मूवमेंट सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है गैसियस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिक्विड और जो गैसियस फॉर्म्स होती है वो रैंडम फैशन में मूव करते रहते हैं, रैपिडली और कॉन्स्टेंटली। जितना ग्रेटर द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इन द सिस्टम, जितना ज्यादा उसका कंसेंट्रेशन होगा वाटर का, उतनी ही ज्यादा उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी, इसका मतलब उतनी ज्यादा उसका वाटर पोटेंशियल होगा। इट इज ऑब्वियस दैट प्योर वाटर विल हैव द ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल, प्योर वाटर का सबसे ज्यादा वाटर पोटेंशियल है। सबसे ज्यादा वाटर पोटेंशियल कितना होता है यहाँ पे, 0, ठीक है। तो इसका मतलब अगर वाटर पोटेंशियल कम करेंगे तो वैल्यू हमेशा कैसे आएगी हमारी यहाँ पे, नेगेटिव में आएगी। वाटर पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आएगी बिकॉज द ग्रेटेस्ट वैल्यू इज द 0। इफ टू सिस्टम containing water are in a constant, random movement of water molecule will result in net movement of water molecule from solution। ये वही मैंने आपको बता दिया, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की साइड आपका ये मूवमेंट करेगा। नेक्स्ट, thus water will move from the system, जिसके पास हाई वाटर पोटेंशियल है वो वहां से लो वाटर पोटेंशियल, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आपका डिफ्यूजन।
वाटर को हमने वो साई से डिनोट किया और इसका प्रेशर को पास्कल में लिख देते हैं। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर इट इज नॉट अंडर एनी, ये सब बकवास बातें हैं। इफ सम सॉल्यूट डिसॉल्व, ये इंपॉर्टेंट है, देखो अभी जो मैंने आपको बताया, अगर मैंने प्योर वाटर के अंदर सॉल्यूट डाल दिया तो उसका वाटर पोटेंशियल कम होता चलेगा। 0 से कम का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो सॉल्यूट डालने से जो सोल्यूशन बनेगा उसका वाटर पोटेंशियल कम होता चला जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो कम होते चले जाएंगे, कंसंट्रेशन जो है वाटर की, मतलब उसकी जो फ्री एनर्जी वो डिक्रीज हो जाएगी, इट मींस वाटर पोटेंशियल डिक्रीज। सो ऑल सॉल्यूशन, जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बनता है, वाटर के अंदर कुछ ना ऐड करके, तो उन सबका हमेशा वाटर पोटेंशियल कम होता है एज कंपेयर टू प्योर वाटर। सिंपल। मैग्नीट्यूड कैसे है? मैग्नीट्यूड आप लोगों को बता दिए, सॉलिड पोटेंशियल मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लॉवरिंग ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ, ये मैग्नीट्यूड कम क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने सॉल्यूट ऐड किया है, इसलिए उसको सॉल्यूट। तो हमेशा सॉल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव में होगा ना बच्चों हमारा, क्योंकि सॉल्यूट ऐड किया, वाटर पोटेंशियल कम हो गया। कम कितना होगा? 0 से ही तो कम जाएगा, प्योर वाटर का 0 है, प्योर वाटर के अंदर सॉल्यूट ऐड कर दिया तो वो तो नेगेटिव नेगेटिव में चला जाएगा। जितने ज्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल होंगे वाटर में उतना ही लो उसका सॉल्यूट पोटेंशियल हो जाएगा। तो इसका मतलब फॉर अ सॉल्यूशन, अगर मैं एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे चेक करूंगी, वाटर पोटेंशियल सॉल्यूट पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा, जितना वाटर है उतना ही सॉल्यूट पोटेंशियल उसके अंदर रह जाता है। एक सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता है तो लिख लेना इस पॉइंट को भी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसे लिखना पॉइंट डाल के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस at ATM pressure, psi W is equals to psi S। ये कुछ पॉइंट्स थे जो यहाँ पे आप लोगों को समझने थे। आया समझ में? आया? अब प्रेशर वाला देख लो जरा। प्रेशर वाले में क्या है? इफ द प्रेशर ग्रेटर, अगर मैंने प्रेशर को ज्यादा कर दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो ऑब्वियसली वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? इंक्रीज होता चला जाएगा। इट इज इक्विवेलेंट टू पंपिंग वाटर फ्रॉम वन, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में वाटर को पंप करना। तो वही सिंपल सी बात है जो मैंने आप लोगों को लिखवा दी, वही चलता जा रहा है हमारा। तो साई देखो, सिर्फ क्या याद रखना है? साई एस ऑलवेज नेगेटिव, साई पी ऑलवेज positive, and psi w is equals to psi s plus psi p। सॉल्यूट बढ़ाओ, सॉल्यूट डालोगे तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। सॉल्यूट डाला ज्यादा तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ाया तो वाटर पोटेंशियल भी ज्यादा हो जाएगा। ये पूरी इसकी समरी। डन बच्चा पार्टी? मैम हाँ जी। अगर मैम हम प्रेशर लगाएंगे, पार्टिकल ज्यादा मूव करेंगे तो उससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो एक पार्ट पे हाई हाई काइनेटिक एनर्जी और एक पार्ट पे लो काइनेटिक एनर्जी, तो प्रेशर से हाई टू लो चला जाएगा फिर। बेटा प्रेशर अगर मैंने बढ़ाया, देखो ना जरा, मैंने क्या किया था, पहले अपने प्योर वाटर लिया जिसका वाटर पोटेंशियल कितना होता है? 0। 0। ठीक है। अब मैंने उसके अंदर सॉल्यूट डाल दिए, अब सॉल्यूट डाल दिए तो उसका वाटर पोटेंशियल 0 से नेगेटिव में चला गया, चला गया नेगेटिव। अब मैंने उसको क्या किया, उसके अंदर प्रेशर बढ़ा दिया, उसके अंदर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, तो जैसे ही मैंने उसके अंदर प्रेशर बढ़ाया तो उसका वाटर पोटेंशियल नेगेटिव से निकल के फिर 0 पे आ गया, 0 के आसपास से आगे चला गया। वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा ना फिर प्रेशर बढ़ाने से, बस इतना समझो इसको। बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जो अभी हम लोगों का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उस पे हमेशा वाटर पोटेंशियल सॉलिड पोटेंशियल के इक्वल होता है एक सोल्यूशन का। अब मैं उस सोल्यूशन के अंदर प्रेशर बढ़ा रही हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो उसका ऑब्वियसली क्या होगा? वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, सॉलिड पोटेंशियल कम रह जाएगा उसका। ये वाली लाइन देखो, ये वाली यहाँ पे, दिस वन, यहाँ से क्लियर होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली सॉलिड पोटेंशियल बढ़ जाएगा आपका, सॉलिड नहीं वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा।
सिर्फ इतना याद रखो बेटा, क्वेश्चन सिर्फ ये आता है नेगेटिव पॉजिटिव पे, कौन सा नेगेटिव होता है कौन सा पॉजिटिव होता है, सॉल्यूट आने से बढ़ेगा घटेगा, प्रेशर बढ़ाने से बढ़ेगा घटेगा, सिर्फ इतना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे साई पी 0 होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपका साई पी 0 नहीं होगा बेटा, साई पी एक वैल्यू है जिसको भी जीरो कम नहीं, जीरो नहीं हम लोग बोल सकते हैं, वो एक नॉर्मल है कि जितना वाटर पोटेंशियल होगा उतना ही आपका प्रेशर पोटेंशियल हो सकता है उसका, एक्सटर्नल पोटेंशियल, मतलब जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उसके अकॉर्डिंग वाटर पोटेंशियल, अगर हम प्योर वाटर की बात करेंगे तो वो 0 है। अगर मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर बढ़ाना शुरू किया तो आपका वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, साई पी 0 नहीं होगा क्योंकि प्रेशर तो हमेशा लगेगा ही लगेगा, हम खुद से नहीं लगा रहे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ऑब्वियसली है ही। सॉल्यूट पोटेंशियल 0 हो सकता है क्योंकि प्योर वाटर है, कोई सॉल्यूट नहीं है उसके अंदर, प्रेशर को कैसे हटा सकते हैं, हम नहीं हटा सकते ना प्रेशर को कभी भी। साई वाटर इज इक्वल टू साई सोल्यूट कैसे आएगा? साई वाटर इज इक्वल्स टू साई सॉल्यूट आप लोगों का यहाँ पे एक सॉल्यूशन की कंडीशन में बोल रहा है कि जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगा हुआ है, एक्सटर्नल प्रेशर 0 है हमारा यहाँ पे, तब केस में आएगा ये, ठीक है, इसीलिए इन्होंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे लिखा। एक्सटर्नल प्रेशर लगाओगे तो यहाँ पे हमारा प्रेशर ऐड ऑन होता चला जाएगा, प्रेशर ऐड ऑन होगा तो वाटर पोटेंशियल भी ऐड होता चला जाएगा, मतलब वो भी बढ़ जाएगा। और मैम टर्जिट मतलब? किसका मतलब? टर्जिट। टर्जिड अभी समझाऊंगी आप लोगों को आगे, टर्जिड फ्लैशिड ये सब टर्म्स। यहाँ तक क्लियर है क्या? सिर्फ फॉर्मुलेज याद रखो, किसको करने से क्या हो रहा है वो याद रखो। क्लियर मैम। जब किसी को कोई छोटा सा भी डाउट है ना पूछ लो। मैम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर साई पी 0 क्यों हुआ, तभी तो साई वाटर इज इक्वल्स टू, यानी यू आर राइट। अगर आप फॉर्मूले मतलब मैथमेटिकल वे में सोचे तो मैथमेटिकल वे में आप ये सोच सकते हो कि मैम यहाँ पे साई पी 0 होगा तभी ये होगा, लेकिन साई पी को एग्जैक्टली हम 0 नहीं बोल सकते क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कुछ ना कुछ लग ही रहा है वहां पे, ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों को 0 नहीं बोला। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हम लोगों का, ऑस्मोसिस क्या होता है। कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज ऑस्मोसिस? Ma'am, transport of water from high concentration to the low concentration area through semi-permeable membrane until equilibrium is reached. कोई कोई बच्चा बोलता है लो से हाई होता है, देखो आ गया हरिओम का, मैम लो से हाई होता है, तो हाई से लो से हाई का कंसेप्ट क्या होता है? हम्म, डिफ्यूजन थ्रू वाटर। No, मैम वाटर का डिफ्यूजन होता है। राइट, लिखो चलो, व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन है एक स्पेशल टाइप का जो किसका डिफ्यूजन करता है? Only water. ओनली वाटर, Water and minerals. स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर, कैसे? थ्रू अ, पूरी लाइन बोला करो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वेरी गुड, देखो ताइबा ने पूरी लाइन लिखी हुई है। एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का डिफ्यूजन होना हमेशा कौन सी कहां से कहां होगा, हाई से लो होगा या लो से हाई होगा, वो तो अभी भी रह गया हम लोगों का, बताओ। High to low. हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होगा, एग्जैक्टली देखो, हाई वाटर कंसंट्रेशन और ऐड कर दो यहाँ पे, हाई वाटर की कंसंट्रेशन होनी चाहिए,
हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन। अब कुछ और पॉइंट्स मैं आप लोगों को यहाँ पे जरा बता देती हूँ। एक होता है हाइपरटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक, एक होता है आइसोटोनिक। इसमें बच्चे कुछ कुछ कंफ्यूज रहते हैं ना। देखो, टॉनिक से हमेशा समझना सॉल्ट। टॉनिक क्या बताता है हम लोगों को? सॉल्ट बताता है ना। तो हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक का मतलब यहाँ पे सॉल्ट की कंसेंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। अगर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा मतलब सोल्यूट की ज्यादा है तो वाटर की क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी ना। हाइपो में हाइपोटोनिक, टॉनिक मतलब सॉल्ट, हाइपो मतलब लो सॉल्ट है तो वाटर की कैसी हो जाएगी? हाई हो जाएगी। आइसो मतलब सेम सॉल्ट है और सेम वाटर है। यही तो होता है ना। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। अब अगर मेरे को सॉल्यूशन को मूव कराना है, देखो अगर मेरे को वाटर को मूव कराना है तो वाटर हाइपोटोनिक से हाइपर मूव करेगा या हाइपर से हाइपो? बताओ। हाइपो। हाइपो से हाइपर मूव करेगा ना, क्योंकि हाइपो के पास हाई वाटर कंसेंट्रेशन है और हाइपर के पास लो वाटर कंसेंट्रेशन है। सोचो सोचो जल्दी जल्दी से। मैं एक मिनट एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड कर लूं कुछ आप लोगों को और कुछ समझाने के लिए, तब तक सोचो जरा। या वेरी गुड शिवानी। हाइपो से हाइपर मूव करेगा। अब बच्चे इसीलिए जो आप बच्चों लो से हाई लिख रहे हो ना, कि परम ने लिखा लो से हाई, तो बेटा वो लो से हाई नहीं होता, वो हाइपो से हाइपर होता है। अब हम लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा है हाइपो का मतलब लो होता है, हाइपर का मतलब हाई होता है। यही पढ़ा है ना? यस मैम बोलो। पढ़ा ना ये? देखो फिर से बताती हूँ। हम लोगों ने मतलब ऑस्मोसिस में क्यों कंफ्यूज हुए हम लोग, किस लिए कंफ्यूज होता है? बच्चे हाई से लो समझ लेते हैं, लो से हाई समझते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे डेफिनेशंस में ये लिखा रहता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई वाटर कंसेंट्रेशन टू लो वाटर कंसेंट्रेशन। कहीं कहीं पे डेफिनेशन लिखा रहता है द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक, हम हो गए कंफ्यूज, है ना? याद रहेगा भी सबको? यस। ओके चलो अभी आगे। अब ये आप लोगों को याद रहेगा। अब एक डायग्राम बना लो सुंदर सा, सिंपल सा डायग्राम है, आराम से बनाएंगे ऐसे। ये मैंने बना दिया डायग्राम। अब इस डायग्राम में एक जगह पे हम लोगों को बनाना है ये मैंने बना दिए सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स। दिस इज चैम्बर ए, दिस इज चैम्बर बी। चैम्बर ए है और चैम्बर बी है मेरे पास। अभी चैम्बर ए में मैं आप लोगों से पूछूं बच्चों
वाटर की कंसेंट्रेशन क्या है? ज्यादा। वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है ना, तो मैंने इसको लिखा हाई वाटर कंसेंट्रेशन, हाइट लिख दिया यार, HIGH, हाई वाटर कंसेंट्रेशन। इसको मैंने लिख दिया क्या, लो वाटर कंसेंट्रेशन, है ना। लेकिन अब वाटर की कंसेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, सॉल्यूट तो इसके पास कम है ना, हाइपोटोनिक। इसीलिए इसको बोल देते हैं हम लोग हाइपोटोनिक। ऑब्वियसली हम इसको बोल सकते हैं, इसके साथ इसको बोल देते हैं लो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसका, लो ऑस्मोटिक प्रेशर। जिसके पास लो वाटर कंसेंट्रेशन होती है उसको बोल देते हैं हम लोग हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी जरा बताना, वाटर ए से डी मूव करेगा या फिर डी से ए मूव करेगा? ए से बी मूव करेगा ना। अभी देखो आ गया नहीं, हाई से लो भी, लो से हाई भी। बेटा साइबर स्क्रीन लैग आई गेस नहीं हो रहा है, होना तो नहीं चाहिए। हो रही है, अब सही हो गया। नेटवर्क इश्यू, वॉइस प्रॉपर नहीं आ रहा है क्या? एयरप्लेन जाएगा, मेरा भी हुआ था। ओके, क्लास को थोड़ा सा एक्सटेंड कर ले, 9:15 तक। कहीं जाना वाना तो नहीं है ना आप लोगों को? यस मैम तो बोल दो। यस मैम कर लो। चलो कर लेते हैं फिर हम लोग। हाँ, सो अब आप लोगों ने मेरे को बोला कि मैम वाटर का जो मोमेंट होगा वो होगा ए से बी, ऐसे। बस ये मेरे को आप लोगों को बताना था कि कैसे लो से हाई, हाई से लो हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे। अब आप लोगों ने एक क्वेश्चन नहीं पूछा मुझसे कि मैम ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, क्वेश्चन ही नहीं पूछते आप लोग। देखो जरा, लिखना जरा ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन। मेरी राइटिंग मेरे को लग रहा है आजकल बड़ी खराब हो गई है ना, जल्दी जल्दी के चक्कर में ना मैंने अपनी राइटिंग खराब कर ली। स्टार्टिंग की क्लास में राइटिंग बड़ी अच्छी आती थी ना, एज कम्पेयर टू अभी। कोई नहीं मैम, समझ तो आती है। हाँ समझ आ जाती है, बट इतनी क्लियर नहीं है। जैसे पहले मैं बड़े सुंदर सुंदर से नोट्स बनाती थी, है ना, अच्छे अच्छे से लिखती थी सारी चीजें। अभी तो बस समझाने के लिए ना कहीं पे कुछ भी लिख डालती हूँ। प्रेशर रिक्वायर्ड टू completely stop the entry of water into an osmotically active solution across a semi-permeable membrane. This is known as osmotic pressure, and the instrument used to measure the osmotic pressure is known as osmometer. क्वेश्चन आता है यहां से, इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं ऑस्मोमीटर, और ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं पाई से। पाई से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। क्वेश्चन, एक्वेटिक प्लांट के पास ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है? एक सेकेंड रुकना बच्चों, आवाज आ रही है ना मेरी प्रॉपर्ली?
अरे यार क्या हो रहा है? मैं ना फोन से लॉगिन किया हुआ था ना, तो फोन से खुद से लीव हो गया है। आई डोंट नो, फोन हैंग कर रहा है। अगर बच्चों आप लोग चैट में कुछ लिखोगे ना तो मेरे को दिखेगा नहीं, बिकॉज मेरे फोन से ना लीव हो चुका है क्लास। तो प्लीज आप लोग बोल देना, फोन ना ऑटोमेटिक हो चुका है, खुद से कुछ भी चले जा रहा है उसमें। ठीक है, बोल देना मेरे को बीच में। एंड या राधिका आप बता देना किसी ने कोई डाउट पूछा है तो। चलो, मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ ऑस्मोटिक प्रेशर। जितने हमारे एक्वेटिक प्लांट्स होता है ना, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है 1 से 3 atm। मीजोफाइट्स वाले प्लांट्स का होता है कितना? 5 से 15 atm। जीरोफाइट्स का कितना होता है? 10 से 30 atm। और हमारे सीड्स का कितना होता है? 100 atm। सॉर्टेड? बच्चों, आर यू देयर? यस मैम, यस मैम। आप बोलते नहीं ना, मेरे को लगता है कि आप कुछ ना कुछ ऑनलाइन में यही गड़बड़ रहती है। एक तो बच्चों के फेस नहीं दिख रहे होते, खुद से ही सोचना पड़ता है, समझ आया होगा नहीं आया होगा, क्या चल रहा होगा बच्चों के माइंड में। इतना क्लियर है अभी? देखो, लो ऑस्मोटिक प्रेशर है, मतलब एक और चीज, हाई वाटर कंसेंट्रेशन है, तो ये कैसा सोल्यूशन होगा मेरा? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक, वेरी गुड, हाइपोटोनिक। और इसका लो वाटर कंसेंट्रेशन है तो हाइपर हाइपरटोनिक। हमारे बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज होता है, हाइपरटोनिक को हाई वाटर कंसेंट्रेशन समझ लेते हैं, जबकि हम लोगों को याद रखना है टॉनिक का मतलब होता है सॉल्ट। जिसके पास हाई वाटर होता है, ज्यादा वाटर होता है, उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में आ गया कि डाइल्यूट से कंसेंट्रेटेड की साइड वाटर मूव कर रहा है, तब भी क्लियर होगा हम लोगों को। यस मैम। बाकी और किसी को कोई डाउट यहाँ पे? चलो, अगर डाउट नहीं है जरा इसको देख लो जरा, ये एनसीईआरटी हम लोगों की क्या क्या लिखती है। एनसीईआरटी हम लोगों ने इससे पहले वाले पढ़ लिया ना पूरा? हाँ, ये एनसीईआरटी नहीं पढ़ा ना हम लोगों ने, देखो पढ़ो। द प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन एंड अ सेल वॉल। जो हमारी प्लांट सेल होती है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों से सराउंडेड होती है। बाहर सेल वॉल होती है, अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल जो होती है ना बच्चों, सेल वॉल होती है हमारी परमिएबल। परमिएबल का मतलब ये होता है कि कोई भी आ जाओ, कोई भी आ जाए, सबको बोलेगी कि जाओ भाई अंदर जाओ। कोई भी आ जाए सबको बोलेगी जाओ आप अंदर जाओ। लेकिन सेल मेम्ब्रेन होती है कैसी? सेमी परमिएबल, मतलब सिर्फ कुछ ही सब्सटेंसेस को अलाउ करती है अंदर एंट्री लेने के लिए। और एक वर्ड होता है इम्परमिएबल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इम्परमिएबल? जो अलाउ ही नहीं अलाउ ही करती। नहीं करता, वेरी गुड। तो सेल वॉल क्या होता है? फ्रीली परमिएबल होती है वाटर के लिए और सब्सटेंसेस जो भी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, मतलब वो कोई बैरियर नहीं देती मूवमेंट कराने में। सॉर्टेड? इन प्लांट सेल यूजुअली कंटेन ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ये तो हमें पता है, प्लांट के पास एक बहुत बड़ा सा फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है, हुज कंटेंट, जिसका कंटेंट क्या होता है? वैस्कुलर सेप, जो कंट्रीब्यूट करता है टू द सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ द सेल। इन प्लांट सेल, cell membrane and the membrane of the vacuole tonoblast together are important ये अभी समझाऊंगी। ये वाला जो लाइन है ना, डायग्राम बना के अभी समझाऊंगी, मैं समझना मैम ने ऐसे ही उड़ा दिया। ऑस्मोसिस इज द टर्म used to refer specifically diffusion of water। वाटर का स्पेसिफिक डिफ्यूजन होता है एक selectively permeable membrane के थ्रू। ऑस्मोसिस occurs spontaneously in response to a driving force के रिस्पॉन्स में चलता है। नेट डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस के, उसकी रेट क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगी वाटर के मूवमेंट की, वो डिपेंड करेगा कि वहां का प्रेशर कैसा है और कंसंट्रेशन। प्रेशर मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, कंसंट्रेशन आप लोगों को बताइए। वाटर मूव करेगा कहाँ पे? जिसका हाई वाटर पोटेंशियल है या हाई केमिकल पोटेंशियल से लोअर केमिकल पोटेंशियल की साइड मूव करेगा, जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाएगा।
At equilibrium, two chambers should have nearly the same water potential. जब हमारा इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है तो दोनों चैम्बर्स का वाटर पोटेंशियल हो जाएगा सेम. सिंपल. सिंपल है. एनसीईआरटी लाइन पढ़ के देख लो एक बार खुद से. आप लोगों के हाथ में आप लोगों की एनसीईआरटी बुक्स होगी. कोई लाइन ऐसी लग रही है जो नहीं समझ. ऊपर वाला पैराग्राफ अभी समझाती हूँ. ऊपर वाला पैराग्राफ समझो एक बार. एक सेकेंड, एक स्लाइड ऐड कर लूं मैं. देखो जरा बच्चों, ये मेरे पास है एक चैम्बर. चैम्बर नहीं, इसको प्लांट सेल समझो. चैम्बर छोड़. प्लांट सेल के पास सेंटर में इसका फूड वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल या वाटर वैक्यूल, सेप वैक्यूल, जो मर्जी चाहो बोल दो. बाहर का सोल्यूशन है कैसा? हाइपरटोनिक. मतलब जो सेल है वो हाइपरटोनिक हो चुका है. यहाँ पे सेल हो चुका है हाइपोटोनिक. यहाँ पर सेल हो चुका है आइसोटोनिक. तो अब जो ये बीच में वैक्यूल प्रेजेंट है, ये वैक्यूल अब मेरे सेल को कैसे हेल्प करेगा? प्लांट सेल को कैसे हेल्प करेगा? अब ये बाहर हाइपरटोनिक है. हाइपरटोनिक मतलब सॉल्ट ज्यादा है, वाटर कम है. इसका मतलब अंदर वाटर ज्यादा होगा तो अंदर से सारा वाटर बाहर आ जाएगा. आ जाएगा या नहीं? जो ये वैक्यूल है ये श्रिंक हो जाएगा. अच्छा यस वगैरह कुछ तो बोलते रहो. आप लोग तो बोल ही नहीं रहे हो. बिल्कुल बोरिंग चल रहा है क्या क्लास? टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है? क्या प्रॉब्लम है? थक गए हो? भूख लग रही है या कुछ और काम है? भूख लग रही है तो ब्रेक ले लो, या क्लास फिनिश करना चाहे क्लास कर सकता है. बट बोलो. क्लासेस है. मैम पढ़ा दीजिए. ऐसे तो ना, ऐसे तो टीचर का भी मन नहीं करेगा पढ़ाने का. जब मैं ही बोले जा रहा है, ऐसे लग रहा है मैं खुद को पढ़ा रही हूँ. बोलो बीच बीच में. यहाँ पे बताओ इसमें क्या होगा? हाइपोटोनिक. हाइपो मतलब लो, टॉनिक मतलब सॉल्ट. कम सॉल्ट मतलब वाटर ज्यादा है. अब वाटर कहाँ पे जाएगा? अंदर जाएगा. अंदर जाएगा. राइट. ऐसे. तो इसका मतलब इसका जो प्लांट सेल का जो वैक्यूल है स्वेल अप हो जाएगा. अब यहाँ पे आइसोटोनिक है तो यहाँ पे ना अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा, है ना. इन दोनों प्रोसेसेस को बोलते हैं हम आपका एंडोस्मोसिस. दिस इज नोन एज एक्सोओस्मोसिस. नहीं 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 नहीं, गलत लिख दिया. हाँ पहले हाइपो लिखा है ना मैंने. हाइपरटोनिक, वाटर बाहर आया सेल के, है ना. दिस इज नोन एज ये तो एक्सो होगा ना. एंडोस्मोसिस हो गई. सेल के अंदर गया. दिस इज नोन एज एक्सोओस्मोसिस. यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं आइसोटोनिक में. तो एंडो तो इनसाइड होता है ना, एक्सो आउटसाइड होता है, तो फिर वहाँ पे एक्सो नहीं आएगा. देखो डेफिनेशन लिखती हूँ अभी समझ जाओगे. एंडोस्मोसिस का मतलब होता है ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर इनटू अ सेल. एक सेल के अंदर अगर वाटर की एंट्री हो रही है, वाटर की एंट्री वैक्यूल से निकल के सेल के अंदर हो रही है ना, है ना. यस मैम. इसीलिए एंडो बोला. एक्सो का मतलब क्या है? ऑस्मोटिक यस मैम अब आ गया. ऑफ वाटर फ्रॉम अ सेल. सेल से वाटर को विथड्रॉ करना. दिस इज नोन एज एक्सोस्मोसिस. क्लियर? यस मैम. किसी और को कोई डाउट?
यस लिखो, चलो आप जल्दी जल्दी से। कितने बच्चे हैं क्लास में? सबके सब देखो क्लास में कितने कम बच्चे रह गए हैं, सब लीव कर गए। यही बच्चे हैं हम लोगों को जो रिजल्ट देंगे अच्छे। एंड तक बैठे हैं। स्टार्टिंग में क्लास में कितने बच्चे थे? 35 से ज्यादा बच्चे थे, है ना? और अभी तो क्लास हम लोगों ने सिर्फ आधा घंटे ही एक्सटेंड की है। 12th का सिलेबस कम नहीं की थी, है ना कृतिका? 12th का सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ बेटा। देखो लॉजिक समझाती हूँ आप लोगों को, मैं भी थोड़ा सा मोटिवेशन कर लेता 5 मिनट का। अभी क्या चल रहा है कृतिका, बताओ बेटा? नवंबर चल रहा है ना? मैम अच्छा हाँ नवंबर हो नवंबर चल रहा है। अभी नेक्स्ट मंथ आ जाएगा दिसंबर। दिसंबर में आप लोगों के प्री बोर्ड्स होंगे। यस मैम। और प्री बोर्ड्स में तो सिर्फ 12th पढ़ने वाले हो आप। अगर मैं आप लोगों को दिसंबर में 11th पढ़ाऊंगी तो क्या पढ़ोगे आप लोग? बिल्कुल भी नहीं मैम। बिल्कुल भी नहीं। जनवरी में फिर क्या हो जाएगा? फरवरी से आपके मैम बोर्ड्स सबसे हैं। पहले होगी। जनवरी में प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे, प्रैक्टिकल फाइल बनानी है मैम, ये करना है मैम, ये करना है। तब भी नहीं पढ़ोगे 11th। फरवरी से 28 फेब से एग्जाम है, तो उससे पहले पूरा फरवरी प्रिपरेशन में निकाल दोगे, स्टार्टिंग के सारे दिन। तब भी नहीं 11th पढ़ोगे। मार्च पूरा एग्जाम में निकल जाएगा। बचेगा क्या? अप्रैल सिर्फ। क्या अप्रैल के एक ही महीने में मैं आपको पूरी 11th करा सकती हूँ 22 चैप्टर? नहीं करा नो मैम। सकती ना। तो इसीलिए मैंने आपका नवंबर और अप्रैल इन 2 मंथ्स में 11th पढ़ेंगे, बीच का मंथ, ताकि आप लोग अपना 12th में यूज कर पाओ। अभी कोई प्रेशर नहीं है ना आप लोगों के पास, ना तो प्री बोर्ड का ना बोर्ड्स का, इसीलिए अभी 11th पढ़ सकते हो। लेकिन अगर मैं यही 11th आप लोगों को जनवरी फरवरी में पढ़ाऊंगी ना, नहीं पढ़ने वाले, सब भाग जाओगे क्लास छोड़ छोड़ के। इसीलिए ये मत समझना कि मैम ने 12th छोड़ दिया। 12th छोड़ा नहीं है, बस 11th बीच में लेके आई हूँ थोड़ा सा। तो मैम आप पूरा नवंबर 11th पढ़ाने वाले हो? हाँ मैं पूरा नवंबर आपको 11th के वे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कराऊंगी, ताकि अगर बाय चांस हमें एंड में 11th करने का टाइम ना मिले ना, आप लोग नीट में अच्छा स्कोर कर पाओ इसलिए। ओके मैम। या राइट। हमारी एक स्टूडेंट का मैसेज आया, मैम मेरी क्लास बाय मिस्टेक लीव हो गई है, अभी क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा है। हाँ अभी तो ज्वाइन नहीं होगा ना, बिकॉज क्लास का जो टाइम था वो तो फिनिश हो रखा है। मैं लिंक ही शेयर कर देती हूँ। अभी हो जाएगा क्लास ज्वाइन बच्चों का। अगर आप लोगों को 5 मिनट का ब्रेक चाहिए तो आप ब्रेक ले सकते हो, पानी वानी पीना चाहिए। वैसे आप लोग तो इधर उधर घूमते ही रहते होंगे, आपकी मैम है जो कंटिन्यूअसली बोलते रहते हैं, एक ही जगह बैठे रहते हैं। कोई बोलना मैम को मैसेज देखने को। मैम मुझे पूछना था कि कोई 5:30 बजे वाली क्लास होती है, क्योंकि मेरे फ्रेंड है वो 7 बजे नहीं ले पाते हैं, तो आप लिंक सेंड कर दो। बेटा 5:30, हाँ 5:30 होती है मेरी क्लास। तो ताइबा आप एक काम करना, आप ना जो किंगडम बैच में ऐड होगा ना, किंगडम बैच में किसी से भी ग्रुप नंबर 1 का लिंक लेके अपने उन फ्रेंड्स को दे देना, ठीक है? ग्रुप नंबर 1 में मेरी 5:30 पे क्लास होती है। मैम जल्दी करा दो, 9 बजे तक ही पढ़ाना। ठीक है चलो 9 बजे तक ही पढ़ते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स की भी, बाकी सब्जेक्ट्स की भी बेटा ना, ऐसा कोई भी क्लास नहीं है मेरी जो डेली 5:30 होती हो। ऐसी कोई क्लास नहीं है जो मैं 5:30 वाला बता रही हूँ ना, मतलब 4 क्लासेस होंगी मेरी वीक में। 2 क्लासेस 5:30 होंगी, 2 क्लासेस 7 बजे होंगी, या तो 8:30 वाली ले लेना। मैम ये एंडो और एक्सो उल्टा हो गया। नहीं पढ़ा, उल्टा नहीं हुआ बेटा, देखो ना डेफिनेशन पढ़ो। एंडो का मतलब होता है सेल के अंदर वाटर अगर एंटर हो रहा है तो। आप समझ रहे हो? वैक्यूल के रिस्पेक्ट में मत देखो इसको, वैक्यूल से वाटर निकल रहा है, लेकिन वाटर एंटर किसमें हो रहा है? सेल में। इसलिए सेल के अंदर वाटर एंटर हो रहा है, इज नॉट एन हाइपरटोनिक। सेल से जा रहा है वाटर, दिस इज नॉट एज एक्सो। मैं दोनों भी दूंगी, जो उन्हें ठीक लगे वो देख लिया। हाँ कर सकते हो। परम समझ में आया बेटा? आंचल कौन सा साइन बोल रहे हो बेटा? मैम तो हमें उल्टा पढ़ना ही, उल्टा नहीं पढ़ना है बच्चा, सेल के रिस्पेक्ट में देखना है कि सेल के अंदर वाटर आ रहा है या सेल के अंदर से जा रहा है। सेल के अंदर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? वैक्यूल से आ रहा है। वैक्यूल से वाटर सेल के अंदर एंटर हो रहा है तो एंडोस्मोसिस। सेल के अंदर से वैक्यूल में जा रहा है, बाहर जा रहा है, सेल से निकल रहा है, एक्सोस्मोसिस।
रिस्पेक्ट की बात है यहाँ पे। आप क्या सोच रहे हो कि सेल के अंदर देखो ना, एरोस से भी देख लो मैम, वो साइन उल्टे एक्सो और एंडो के। नहीं यार, उल्टे कहाँ है? देखो ना, वैक्यूल से बाहर आ रहा है वाटर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है बाहर। हाइपरटोनिक का मतलब होता है हाई। मैम ये सब डायग्राम से कंफ्यूज हो रहे हैं। डायग्राम में कंफ्यूज हो रहा है बच्चा? देखो प्लांट सेल है, पहले वाला डायग्राम देखो, चलो इसी को पढ़ते हैं बस, आज और नहीं करते। पहला मेरा प्लांट जो डायग्राम है इस, आवाज आ रही है अभी बच्चों? यस मैम, वो बारी है। आई वाज सेइंग कि जो ये नंबर 1 वाला डायग्राम है, सेल के अंदर कंसंट्रेशन है हाइपरटोनिक। हाइपर मतलब हाई, टॉनिक मतलब सॉल्ट। हाई सॉल्ट है। अब हाई सॉल्ट है तो वाटर कम होगा, है ना? अब वाटर कम है तो वैक्यूल के अंदर ऑब्वियसली बात है वाटर ज्यादा होगा, क्योंकि हाइपरटोनिक टर्म हम किसी दो चीजों के रिस्पेक्ट में देते हैं कि एक जगह पे ज्यादा एक जगह पे कम है। तभी तो मैंने बोला ना, सेल मेरा हाइपरटोनिक है, सेल के अंदर वाटर कम है और सॉल्ट ज्यादा है वैक्यूल के रिस्पेक्ट में। वैक्यूल के रिस्पेक्ट में उसके पास वाटर कम है। जैसे कि मेरे पास 5 चॉकलेट है, कृतिका के पास 10 चॉकलेट है, तो मेरे पास 5 चॉकलेट है तो मैं हाइपोटोनिक हो गई। किसके रिस्पेक्ट में? कृतिका के रिस्पेक्ट में। मेरे पास 5 चॉकलेट है, स्नेहा के पास 3 चॉकलेट है, मेरे पास 5 है, स्नेहा के पास 3 है। स्नेहा के रिस्पेक्ट में मैं क्या बन गई? हाइपर बन गई ना? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक बन गई। तो रिस्पेक्ट की बात है यहाँ पे, किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं? मैम गूगल पे भी एंडोमाइटोसिस का एग्जाम्पल स्वेलिंग ऑफ रेजिन्स दे रहा है। बेटा रेजिन्स स्वेल हो रही है, रेजिन्स के अंदर वाटर एंटर हो रहा है, तो उसके अंदर वाटर जा रहा है ना, तो ऑब्वियसली वो एंडोऑस्मोसिस है। यहाँ पे भी सेल के अंदर वाटर आ रहा है बच्चा, वैक्यूल से निकल के सेल में आ रहा है। बेटा परम, सेल की स्वेलिंग कौन से में होगी? पहले डायग्राम में होगी, सेकंड डायग्राम में होगी? सेल फूलेगा कब? जब वैक्यूल से वाटर निकल के सेल के अंदर आएगा, तभी तो सेल स्वेल करेगा। अभी तो सारा वाटर वैक्यूल ने स्टोर किया हुआ था अपने पास। हाँ जी, ये वाटर की डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाटर, कि बीच वाले वैक्यूल से वाटर निकल के सेल के अंदर आएगा। इसको लिख लो बाहर जरा। ये मेरा प्लांट सेल है और ये मेरा सेल का बाहर कंटेंट सेल है ये। अब वाटर बाहर आ रहा है तो ऑब्वियसली सेल यहाँ पे स्वेल करेगा ना, और यहाँ पे सेल अंदर जा रहा है, सेल से वाटर अंदर जा रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेल श्रिंक कर जाएगा। हाँ जी, ये जो बॉक्स है ना ये सेल है, बीच में वैक्यूल है, देखो ना परम लिखा हुआ है बेटा मैंने, बीच में वैक्यूल है, प्लांट सेल। अभी आप शायद सही कर पाओगे, आप शायद ना बीच वाले को सेल समझ रहे थे, बीच वाला सेल नहीं है, बाहर बॉक्स है ना, ये सेल है। सेल के अंदर प्लांट सेल देखा है ना, प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल के सेंटर में वैक्यूल होता है, तो मैंने उसके रिस्पेक्ट में बताया। अगर मैं रेजिन्स को हाइपर हाइपो में रखूंगी तो आपके वाला कंसेप्ट बिल्कुल सही है, रेजिन स्वेल हो गई तो एंडोऑस्मोसिस, रेजिन श्रिंक हो गई तो एक्सोऑस्मोसिस। सबको क्लियर? यस मैम। चलो फिर अभी जरा ये देखो क्या है। You may have made a potato osmometer in your earlier class in the school. If the potato tuber is placed in water, the water enter the activity of the water enter the cavity in the potato tuber containing a concentrated solution of sugar due to osmosis. ये सब छोड़ो। Solution of which chamber has a lower water concentration? A और B में से किसका water concentration कम है? बी। मैम ए का। B का, very good. Solution of which chamber has a lower solute concentration? Solute concentration कम किसके पास है? ए। मैम ए के पास। A का, right. In which direction will osmosis occur? Osmosis कहाँ से कहाँ होगा? ए टू बी। A to B, very good. Which solution has a higher solute potential? Solute किसके पास ज्यादा है? बी।
At बी के equilibrium, पास B. which chamber will have lower water potential? लोअर वाटर पोटेंशियल मतलब जिसके पास सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्यूट ज्यादा ऑब्वियसली बी के पास रहेगा, है ना। मैम लेकिन इक्विलिब्रियम पे तो सेम होगा ना। इक्विलिब्रियम में वाटर सेम होगा बेटा, वाटर सेम होगा, सॉल्यूट तो जितना है वही रहेगा क्योंकि सॉल्यूट नहीं मूव कर रहा है, वाटर मूव कर रहा है। वाटर पोटेंशियल लोअर किसका होगा, पोटेंशियल पूछ रहे हैं, वाटर पोटेंशियल लोअर उसका होगा जिसके पास सॉल्यूट ज्यादा होगा, सॉल्यूट तो बी के पास ही ज्यादा रहेगा ना। आया समझ कुछ? बोलो, सोना नहीं है बच्चों क्लास में। मैम फिर इक्विलिब्रियम क्यों लिखा हुआ है? इक्विलिब्रियम मतलब कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है सिर्फ। इक्विलिब्रियम में अगर ये पूछते हैं आपसे कि वाटर की कंसेंट्रेशन है, इक्विलिब्रियम में तो वाटर की कंसेंट्रेशन तो दोनों जगह सेम रहेगी, वाटर का पोटेंशियल, पोटेंशियल वाटर का, वाटर के अंदर काइनेटिक मॉलिक्यूल्स मूव कैसे करेंगे वो तो डिपेंड करेगा ना सॉल्यूट के ऊपर, इसलिए लिखा था दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा, सॉल्यूट या फिर प्रेशर के ऊपर। ओके मैम। या वेरी गुड। चलो ये हो गया, F और G को छोड़ दो, इनमें से इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है। ये वाला केस पढ़ो अभी जरा, रीड करो एंड फिर मेरे को बताओ कोई एक स्टूडेंट की क्या समझ में आया। जल्दी जल्दी करो। देखो, let us discuss another experiment where a solution of sucrose in water taken in a funnel is separated from pure water in a beaker by a selectively permeable membrane। एक एक्सपेरिमेंट आपको करना है जहां पे आपने सुक्रोज का सोल्यूशन लिया वाटर में, एक फनल लिया आपने, फनल कैसे होता है, ऐसे ही होता है ना, केमिस्ट्री लैब में देखा होगा। इसके अंदर आपने वाटर डाल दिया और सुक्रोज ऐड कर दिया, ठीक है, और इसके अंदर एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी लगा दिया, ऐसे सपोज करो इस टाइप से। अभी मैंने यहाँ पे फनल के अंदर लिया था आप लोगों ने, तो इसको कहाँ पे डाला, फिर एक बीकर में डाल दिया और उस बीकर के अंदर ऐसे बीच में लगा दी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यू कैन गेट दिस काइंड ऑफ अ मेम्ब्रेन इन एन एग, कहीं भी एग से आप निकाल सकते हो, रिमूव द यॉक, ये सारा प्रोसेस बता दिया कि कैसे आप मेम्ब्रेन को निकालोगे। वाटर विल मूव इनटू द फनल, फनल के अंदर आपका वाटर मूव करेगा, रिजल्टिंग इन राइज इन द लेवल ऑफ सॉल्यूशन इन द फनल, फनल के अंदर सॉल्यूशन का जो लेवल है वो ज्यादा हो जाएगा। क्यों? देखो ये समझ में आया क्या किया आपने, एक बीकर लिया ऐसे, ठीक है, बीकर के अंदर आपने एक फनल रख दिया, जो फनल की जो वॉल्स थी ना ये सेमी परमिएबल थी, फनल की वॉल्स ले ली सेमी परमिएबल, और इसके अंदर सॉल्यूशन ले लिया सुक्रोज सॉल्यूशन, बाहर ले लिया प्योर वाटर। अभी जरा मेरे को कोई बताएगा जो बाहर वाला सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक? ऑब्वियसली हाइपोटोनिक है ना, हाइपोटोनिक। और बीच में सुक्रोज ज्यादा है, मतलब फनल वाले में सुक्रोज ज्यादा है तो इसलिए हाइपोटोनिक है। तो पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा मेरा यहाँ पे, मेरा वाटर विल मूव, ऑब्वियसली वाटर सारा फनल के अंदर चला जाएगा, तो फनल का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा ना,
कब तक बढ़ेगा? जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा। मैम तो फनल में से ऐसे वाटर लीक थोड़ी होता है। फनल की बेटा, फनल की जो वॉल्स है ना वो ग्लास की नहीं है, वो सेमी परमिएबल की बनाई। फनल यहाँ पे वो ग्लास वाला फनल नहीं है, ऐसे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, उसको ऐसे फोल्ड करके इन्होंने रख दिया कुछ इस वे में, और उसके बीच में सुक्रोज सॉल्यूशन डाल दिया, ऐसे ऐसे बोल रहा है क्या इन्होंने। ओके मैम। ठीक है, तो ऑब्वियसली वही होगा, हाइपो से हाइपर की साइड मूव करेगा, तो ये एक्सटर्नल प्रेशर कैन बी अप्लाइड। अगर उन्होंने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड करके देखा तो हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर कैन बी अप्लाइड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द फनल सच दैट नो वाटर डिफ्यूज इनटू द फनल थ्रू द मेम्ब्रेन। कोई एक ऊपर से प्रेशर लगाया ताकि जो वाटर पोटेंशियल है हमारा वो बढ़ जाए, मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन कोई रिपीट करेगा, क्या था? जितना प्रेशर हमें ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए लगाना पड़ता है वो प्रेशर, तो इतना प्रेशर हम यहाँ पे फनल के ऊपर लगाएंगे ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए। प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम डिफ्यूजन इज इन फैक्ट द ऑस्मोसिस। लोगों को यही इतना ज्यादा सॉल्यूट कंसेंट्रेट उतना ही ज्यादा हम लोगों को ऑस्मोटिक प्रेशर रिक्वायर्ड होगा वहां पे लगाने के लिए। ठीक है, न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो पोटेंशियल के इक्वल होता है और सिर्फ साइन अपोजिट होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लिखते हैं पाई से और ऑस्मोटिक पोटेंशियल को लिखते हैं आपका, ऑस्मोटिक पोटेंशियल को किससे लिखा है हम लोगों ने, नोटेशन बताया मैंने आपको, साइएस लिखता है ना। अभी याद करो जहां पे सोल्यूट पोटेंशियल लिखाया था वहां पे उसकी दो टर्म्स लिखी थी, इसीलिए मैंने लिखा था ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी यहाँ पे। ये देखो कोई भी पॉइंट में लिखती हूँ ना तो उसके पीछे का लॉजिक होता है कुछ ना कुछ, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे ऑस्मोटिक, बिकॉज ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज आल्सो नोन एज सॉल्यूट पोटेंशियल। तो सॉल्यूट पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होगा बस। और हमें पता है सॉल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल का साइन हमेशा नेगेटिव होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सिंपल। यस मैम। चलो अब एक बार ना समरी समझ लो एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में क्या मैंने आप लोगों को आज पढ़ाया।